बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेंबर्स लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को हमको शामदीद कहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 57वें लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो माजरत और थोड़ी सी ताख़ीर के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की मुनासबत से जो फंक्शन यहाँ पे कायद के पाकिस्तान के नाम से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था, उसकी वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हुई और थोड़ा सा सफाई का भी इतना ज़्यादा अहतमाम नहीं है उसके खाने के बाद। BAZ में आज का टॉपिक जो जनाब तमाम दोस्तों के सामने आज हमने फ़िक्स किया हुआ है, जैसे कि आप सारे जानते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रैक्टिकल जिनकी इम्प्लिकेशन हो हमारे प्रोफेशन में, उनके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और प्रॉबली अगर हमारे पास बेशुमार लोग आते हैं कि जी कॉर्पोरेट की वकालत करनी है हमने या बैंकिंग की वकालत करनी है, तो उसके लिए बहुत ही इसेंशियल डॉक्यूमेंट है। बिकॉज अगर आपने बैंकिंग कोर्ट के अंदर बैंकिंग के मुकदमे करने हैं तो आपका एक्चुअली डीलिंग बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से होगा। और अगर आप फॉर एग्जांपल डिफेंस की तरफ से हैं तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर, इन्हीं के ऊपर आपके आर्ग्यूमेंट्स बेस करके आपके जो क्वेश्चंस 80-90% तो सारे के सारे इसी टॉपिक से, इसी मामला से रिलेटेड होंगे। इसी तरीके से, और अगर आप बैंक की तरफ से हो रहे हैं तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से प्रोसीड करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, लीव और मुकदमा किस तरीके से सेटअप करना है कि लीव ग्रांट ना हो और डिक्री आपके फेवर के अंदर हो। ये तो टॉपिक हुआ जी बैंकिंग डॉक्यूमेंट से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। इसके साथ साथ हमने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए ये कंसिडर किया कि लीडिंग बैंकिंग की साइड के ऊपर जो प्रैक्टिशनर हों उन्हें इनवाइट किया जाए। और हमारी खुशकिस्मती है कि 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ हमारे दरमियान प्रैक्टिकली जिन्होंने फील्ड में बेशुमार काम किया हुआ, हमारे भाई असदुल्ला जावेद साहब मौजूद हैं। टीचिंग भी करते हैं और बैंकिंग की साइड के ऊपर बेशुमार काम किया है, और आप इंशाल्लाह इनकी प्रेजेंटेशन से भी देखेंगे कि अपने एरिया के ऊपर मुकम्मल महारत रखते हैं। सो असदुल्ला जावेद साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आपको खुशामदीद कहती है, एंड ओवर टू यू सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का, और बार के साथ 15 साल से ताल्लुक़ है मेरा, और आई फील रियली ऑनर्ड टू बी हियर, and I'm teaching for last 10 years or visiting faculty member, or it is a great opportunity for me to share with you all that I learned, and it's just a way of exchanging what we have learned. मेरे लिए टीचिंग या जनाब जो इस तरह से आपके सामने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन लेकर आना, ये कोई आपको बताने का मामला नहीं है, ये आपके साथ शेयर करने का मामला है। फॉर ऑल दैट आई हैव गेन्ड फ्रॉम दिस प्रोफेशन, फॉर ऑल दैट आई हैव गेन्ड फ्रॉम यू, मतलब मेरी जो लर्निंग है वो भी यही कोर्ट रूम्स में है। मेरी लर्निंग जो है वो आप दोस्तों के साथ ही, अब जैसे जनाब सीनियर दोस्त उनके साथ ही डिस्कशन से है, एंड आई हैव लर्न फ्रॉम यू, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू give back what I have learned and what I have taken, and I am going to share it with you. Banking documents and negotiable instruments, ये टॉपिक जो है इसमें हमें जो ख़ास तौर के ऊपर जो चीज़ देखनी है, और वो इन रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इन रेलिवेंट लॉज हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे। वैसे तो बैंकिंग लॉज के हवाले से बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड हो सकती है, जिसको कि जनाब इनकम्बस करना इस थोड़े से टाइम में मुमकिन नहीं, बट वी विल बी टॉकिंग प्रैक्टिकली। जिस तरह से अदालतों में अक्सर केसेस उनसे हमें फाइट करने पड़ते हैं, जिस तरह से कोई एक पर्टिकुलर इश्यूज उनसे हमें फेस करने पड़ते हैं, उनके बाद से दैट हाउ वी कैन प्रैक्टिकली गिव अवर क्लाइंट ए बेटर एडवाइस, और हाउ वी कैन टेक ए केस इन ए पर्टिकुलर मैनर कि उसको हम प्रिपेयर करें। इंट्रिकेसीज जो हैं इन डॉक्यूमेंट्स की, जो जनाब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ख़ासतौर पर इसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, ये हमें रिक्वायर्ड है कि हमें इनका अच्छी तरीके से पता हो, तभी हम जनाब अपने केस को प्रॉपरली प्रिपेयर करके जनाब अदालत में प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इस सीक्वेंस के हवाले से जो यहाँ आपको जो लॉज का मैं बता रहा हूँ, तो मैं शुरू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ही करूँगा। और सबसे पहले जनाब आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द करेंसी नोट। करेंसी नोट के ऊपर पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है,
और इस लैंग्वेज से मैं आज के अपनी जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ करना चाहता हूँ। ये लैंग्वेज जो है इसमें लिखा हुआ है हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। एक्चुअली दिस इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसने कि जनाब एक प्रॉमिस किया है और ये अदा करने की जिम्मेदारी ले रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अदा करेगा और यह हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत पर जारी हुआ, यानी कि देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ गारंटी एज वेल इन इट। इस करेंसी नोट के ऊपर एक गारंटी भी है जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ली है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अदा नहीं करेगा तो हम जिम्मेदार हैं जनाब, हम अदा करेंगे। क्या चीज़ अदा करेगा? ये एक्चुअली जो अमाउंट इसके ऊपर लिखी हुई है दैट इज समथिंग जो कि जनाब इसके अगेंस्ट में फॉरेन एक्सचेंज या रिजर्व्स या गोल्ड रिजर्व्स हैं जो कि जनाब रखे गए होते हैं गवर्नमेंट ने अपने, मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने पास, और वही चीज़ है जिसके ऊपर से ये नोट जो सा वो जारी किया जाता है। बेसिक आइडिया जो सा है वो नोट के जारी करने का यही है कि द रियल थिंग इज लाइंग विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज जस्ट गिवन यू नो दिस स्लिप कि भाई ये आपके पास ये करेंसी नोट है और व्हेन एवर यू विल क्लेम वी विल गिव इट टू यू। तो क्या हम जो लोग हैं हम जनाब ये करेंसी नोट लेकर जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े हो जाएं और जनाब क्लेम करना शुरू कर दें? लाएं जी, ये मुतालबा पर अदा करने की जो बात है इस वादे को पूरा करें। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, वो इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज दिस करेंसी नोट हैज़ द वैल्यू इन द मार्केट और आप इसके एवज में कुछ भी अगर लेना चाहते हैं या इवन गोल्ड लेना चाहते हैं यू कैन परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। ये सारा इकोनॉमिक्स है जिसके बेसिस के ऊपर से ये सारी जनाब जो वो पूरी एक इसकी स्कीम जो सी है करेंसी नोट के जारी करने की वो चलती है। बिकॉज वी आर नॉट हियर टू डिस्कस इकोनॉमिक्स, तो इसलिए आई वुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन द लीगल एस्पेक्ट ऑफ दिस नोट। ये जो लीगल एस्पेक्ट है इस नोट का उसमें जनाब एक प्रॉमिस है जिसको हम आगे फर्दर एक देखेंगे कि यही इस तरह का प्रॉमिस जो है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हवाले से हर पाकिस्तानी को हक है कि वो इस तरह का एक नोट बना सकता है। और वो कैसे जनाब, ये देखिए प्रॉमिसरी नोट, ये मैं आपके लिए एक स्पेसिमेन यहाँ पर एक बनाकर लाया हूँ। इसकी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी ही होती है जैसे कि करेंसी नोट की लैंग्वेज है। जैसे आपने करेंसी नोट में देखा था हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, इसी तरह से कोई एक पर्सन मतलब अपनी ज़ात के हवाले से भी कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे अहमद और ऑर्डर ₹100,000 ओनली। नाउ व्हाई वुड ए पर्सन मेक ए प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट बच्चों कारोबारी सर्कल्स में बनाया जाता है, लेन देन का जनाब मामला उनसे होते हैं, उसमें लोगों के पास पैसे नहीं होते फौरी तौर के ऊपर। अक्सर बिजनेसेस में जनाब क्रेडिट पर काम किया जाता है और इस क्रेडिट फैसिलिटी को जब एक शख्स किसी दूसरे को जनाब दे रहा है तो फिर उसके साथ में यही होता है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ये प्रोमिसरी नोट रख लो, तो जब पैसे आएंगे तो जनाब ये तुम मुझसे सुना ये मुझसे ले लेना, या फॉर दैट मैटर इसको फर्दर आगे किसी और को निगोशिएट कर देना। दिस इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो निगोशिएशन है दैट इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट। You can trade this piece of paper to any other person. ये piece of paper आप आगे भी किसी और को ट्रेड कर सकते हैं। नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है? नेगोशिएबल का फिर मतलब ये होगा that it can be given in exchange in respect of money। ना आपने अगर किसी को पैसे देने हैं तो वो पैसे देने की बजाय आप अगर उसको ये प्रोमिसरी नोट दे देते हो तो ये प्रोमिसरी नोट जो है वो अगला पर्सन खुद से भी यूज़ कर सकता है फर्दर आगे अगर किसी और जगह उसने पेमेंट करनी, और फिर इस तरह से ये प्रोमिसरी नोट जो है वो एक हाथ से दूसरे से तीसरे हाथ ये इस तरह से जनाब ये ट्रैवल कर सकता है। अल्टीमेटली प्रोमिसरी नोट जो है इट हैज़ टू कम बैक। प्रोमिसरी नोट ने वापस आना है उस शख्स के पास जिसने इसको बनाया है। कब आएगा जी वापस? इसके ऊपर पर्टिकुलर डेट लिखी होती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डेट है दैट इज इट्स डेट ऑफ मेकिंग और डेट ऑफ इट्स पेमेंट। ये इस इंस्ट्रूमेंट की डेट ऑफ पेमेंट होती है और इस डेट के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट जो है मैच्योर हो चुका है, इसकी पेमेंट उसी है जो मेकर है उसी ने करनी। सो ये इसकी बेसिक लैंग्वेज के एतबार से बच्चों दोस्तों जो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ
कि ये इसकी लैंग्वेज उनसे प्रोमिसरी नोट के बाद से वो कैसे बनी हुई होती है। और ये ऊपर जो स्टैम्प्स आपने बताए, जी जी, ये स्टैम्प रेवेन्यू स्टैम्प्स हैं, इनको रेवेन्यू स्टैम्प्स बोलते हैं और ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक तरीकाकार। इट्स जस्ट लाइक कि आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं जी, और जो वो गवर्नमेंट ने जनाब वो उसके ऊपर से अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो आप जनाब वो येलो पेजेस से जनाब जो खरीद करके स्टैम्प पेपर्स खरीद करके जो गवर्नमेंट को जनाब पैसे जमा करवाते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। ये रेवेन्यू स्टैम्प्स उनसी हैं, ये स्टैम्प एक्ट के तहत सर इसको रेगुलेट किया जाता है, और ये आपके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी आपके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है उसके हिसाब से ये स्टैम्प जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। अगर स्टैंप ना लगा हो तो इसकी वैलिडिटी के ऊपर इसकी सेहत जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी सेहत के ऊपर असर होता है जनाब, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि कोई एक जनाब आप कोई रजिस्ट्री वगैरह का जनाब वो डॉक्यूमेंट देखते हो कि अगर उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगी हुई तो जनाब वो उसकी वैलिडिटी जिनसे वो मतलब नहीं है, और इट हैज़ टू बी स्टैम्प्ड। स्टैम्प होना जरूरी है। एक सेकंड, अगर स्टैम्प ना हो तो वो इम्पाउंड हो जाएगा कागज, लेकिन उसकी वैलिडिटी के ऊपर तो कोई असर नहीं हो पड़ेगा। जी एक प्रॉमिस तो ज़रूर है, लेकिन जैसे कि हम अगर उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ करवाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ उसको प्रॉपर पूरी रिक्वायरमेंट के साथ में बनाना चाहते हैं, तो वो स्टैम्प उसमें इट्स पार्ट ऑफ इट, इट हैज़ टू बी देयर। और अगर स्टैम्प नहीं है उसके ऊपर तो वो एक प्रॉमिस हो सकता है दो अफराद के दरमियान, उसके लिए डॉक्यूमेंट ना भी लिखा जाता, दैट वुड हैव बीन देयर, वो प्रॉमिस तो रहता ही उनके दरमियान, लेकिन ये पर्टिकुलरली एक डॉक्यूमेंट की शेप और रिक्वायरमेंट्स में ये स्टैम्प क्या होना ज़रूरी है, और दस्तखत का होना भी जरूरी जी है। बिल्कुल, दस्तखत का होना भी ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच रिप्रेजेंट्स कि भी एक पर्सन की कंसेंट जिनसे वो रिक्वायर्ड मतलब वो उसमें मौजूद है। अच्छा, इसमें ख़ास एक एलिमेंट है, मैं वो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर इंस्ट्रूमेंट कोई एक बनाया गया है और उसको बनाकर कोई एक शख्स अपने पास रख लेता है तो ये उसकी मेकिंग की कंप्लीशन नहीं है। ए डॉक्यूमेंट इन इट्स मेकिंग इज कंप्लीट when it is made and delivered to the other person for whom it is made। यहाँ इसके ऊपर जनाब जो इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला है दैट इज कॉल्ड मेकर, और जिस पर्सन के लिए बनाया गया है दैट पर्सन इज कॉल्ड पे। ये इंपॉर्टेंट पार्टीज होती हैं कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से। पर्टिकुलरली मैं एक और डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसको डिस्कस किया गया है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज चेक। हमारा ज़्यादातर इंट्रैक्शन जो है वो इस चेक के ही डॉक्यूमेंट से है, और एक्चुअली जो बैंकिंग बिजनेस है वो मेन इसी के ऊपर से सर्कुलेट करता है। प्रॉमिसरी नोट जो है, पहले आपने और ऑर्डर लिखा हुआ उसका क्या मतलब होता है, और बेरर उसका क्या मतलब? जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, I'll be coming to that। मैं अभी इसकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले हाईलाइट ये करना चाहूँगा कि व्हाट आर दी काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स which are discussed in a negotiable instrument act। इस एक्ट में, इस कानून में किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका जिक्र किया गया है? दे आर टोटल 3 नंबर। एक तो प्रॉमिसरी नोट, जैसे मैंने बताया करेंसी नोट की लैंग्वेज जैसा ये इंस्ट्रूमेंट है, और साथ में मैंने दूसरा ये आपको इंस्ट्रूमेंट जो दिखाया है चेक है, और चेक में जनाब जो इसको प्रेजेंट करना होता है वो बैंक के ऊपर करना होता है। चेक के ऊपर 3 पार्टीज होती हैं जी। एक है ड्रॉर, यहाँ पर ये मेरा नाम लिखा हुआ है तो आई एम द ड्रॉर, ये साइन जो यहाँ पर करते हैं आप सब लोगों के बैंक अकाउंट्स होंगे, देन यू आर द ड्रॉर, और जिस पर्सन के लिए बनाया जाता है दैट पर्सन इज पेई। और जनाब ये एक बैंक है जिसको कि हम टेक्निकली ड्रॉई बोलते हैं, बैंक इज ऑलवेज ड्रॉई ऑन ए चेक। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है बच्चों दोस्तों, इसमें ये पेई जो है दैट इज द पर्सन फॉर होम इट इज मेड, और ये भी इसी सीक्वेंस में जनाब इसको बनाया जाता है कि अगर एक शख्स ने किसी को पेमेंट करनी है, उसके पास फौरी पैसे नहीं है, वो जनाब ये चेक बनाकर दे देगा फॉर ए पर्टिकुलर डेट के, उस डेट के ऊपर ये चेक प्रेजेंट करके जनाब उसके ऊपर से पैसे उनसे वसूल किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और तीसरा डॉक्यूमेंट जो जनाब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिस्कस्ड है, और वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बनाया जाता है बिटवीन प्राइवेट पार्टीज। इसमें जो शख्स साइन कर रहा है दैट इज द ड्रॉर,
और जिस पर्सन पर ये बनाया गया है दैट पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉई, और जिस पर्सन के लिए बनाया जाता है दैट पर्सन इज कॉल्ड पेई। वाई वन वुड मेक ए बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरह के हालात में बनाया जाता है? देखें जी, ये कोई इमरान बशीर मिर्ज़ा साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार में मेरे दोस्त हैं, और जनाब मैंने इनसे पैसे लेने हैं, और मुझसे कोई अहमद है वो जनाब पैसे मांग रहे हैं कि असद भाई बड़ी मुद्दत हो गई, हमारे पैसे दे दें आप वापस। मैं बोलता हूँ यार अभी पैसे नहीं है, चले मैं आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये बनाकर दे देता हूँ। हमारे बार के मेंबर हैं ये इमरान बशीर मिर्ज़ा साहब, तो वो अभी आजकल तो इधर नहीं है, तो मैंने उनसे पैसे लेने हैं, आप प्लीज़ मैं आपको ये बना देता हूँ, आप उनसे ये पैसे वसूल कर लीजिएगा। तो आमतौर के ऊपर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें ड्रॉअर और ड्रॉई जो है इनके दरमियान कोई डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है, और उसी रिलेशनशिप की बुनियाद के ऊपर से कोई एक क्रेडिटर जो है वो अपने डेटर के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से बना देता है। तो जी ये इस तरह से ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जनाब, जो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिस्कस्ड। ये बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स होने के नाते से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए खास तौर के ऊपर मैं बात ये करना चाहूँगा कि चेक की डेफिनेशन अगर आप देखें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, तो इसमें बताया गया है कि चेक इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की एक किस्म है। जी इमरान बशीर मिर्ज़ा साहब की कंसेंट जो है दैट कम्स लेटर, वो इस बिल को एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी कंसेंट इसके ऊपर आ जाएगी, बट फॉर इट्स मेकिंग ये जनाब मेरा कोई एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है इमरान बशीर मिर्ज़ा साहब के साथ में, और मैंने उनके ऊपर ये बना कर दिया है। तो दैट इज़ ए स्टोरी विच गोज इन द बैकग्राउंड। ये मेरा इमरान बशीर मिर्ज़ा साहब के साथ जो कोई ताल्लुक़ है, वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से उसको लिखना ज़रूरी नहीं है कि जनाब ही इज़ माई डेटर और ही इज़ सम काइंड ऑफ रिलेटेड विद मी, मेरा पार्टनर है या क्या है। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड। ओनली द नेम ऑफ पार्टी and the address of party is required to be mentioned so that he could be identified. उसको ये अगर प्रेजेंट किया जाएगा that person will accept it, or yes, after the acceptance of this bill of exchange his liability will become absolute. तो ये इस तरह से ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक्चुअली प्राइवेट पार्टीज के दरमियान बनाया जाता है। लेकिन चेक जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज की एक किस्म है, ये चेक जनाब हमेशा बैंक के लिए बनाया जाता है। इसमें ड्रॉई ऑलवेज हैज टू बी बैंक। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जनाब जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिस्कस किए गए। इन तीनों को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जनाब दो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जनाब स्टैम्प जिनसे मौजूद है और चेक के ऊपर स्टैम्प मौजूद नहीं, बिकॉज अंडर द लॉ चेक इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। चेक को स्टैम्प ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। और अभी मेरे दोस्त अहमद भाई जो हैं इनका जनाब एक पर्टिकुलर सवाल था कि असद साहब ये बताइए कि इसमें जनाब ये ऑर्डर और ये बेरर का क्या मतलब है। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होने के बाद से एक प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को फर्दर आगे निगोशिएट करने के लिए इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड होती है, जबकि बेरर इसका मतलब वही जो मैंने आपको विषय करेंसी नोट के ऊपर भी दिखाया था, हामले हाजा। द बेरर, द पर्सन हु पोजेसेस दिस चेक has the power that he can get the money on it। लेकिन एक प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो यहाँ पर मैंने आपके लिए ड्रॉ किए हैं, इनमें जनाब ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर का मतलब दैट फॉर निगोशिएशन इट हैज टू बी इंडोर्स्ड। नाउ हाउ ए प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज इंडोर्स्ड, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए मैंने इसके लिए भी आपको जनाब इंडोर्समेंट जो सेक्शन 15 एंड 16 में इसको डिस्कस किया गया है, तो उसके हवाले से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉमिसरी नोट जिसके ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ है, प्रॉमिसरी नोट टू पे अहमद, और ऑर्डर ₹100,000 ओनली, ₹1,00,000 अहमद भाई को देना है, और उसके लिए मैंने प्रॉमिसरी नोट जनाब बनाकर अहमद को दिया है। अब अहमद जो हैं ये मुझसे प्रॉमिसरी नोट तो ले लेते हैं, लेकिन जनाब ये डेट जो है फॉर एग्जांपल जनाब ये आगे की डेट है, यानी अभी पोस्ट डेटेड है ये, और अभी जनाब ये डेट आई नहीं है। इस डेट से पहले अहमद को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है
और अहमद बोल रहे हैं कि यार ये पैसे जनाब अब मैं जनाब कहाँ से जनरेट करूँ, तो अहमद क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर आगे किसी और पर्सन को ऑर्डर होने के नाते से निगोशिएट कर सकते हैं। और निगोशिएट करने के लिए, क्योंकि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, और इस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए इस इंस्ट्रूमेंट की बैक के ऊपर कुछ इस तरह से जनाब ये पे बी और ऑर्डर लिखकर अहमद साइन कर देंगे। नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट नाउ विल बी इन द हैंड्स ऑफ बी। बी को ये क्यों मिल गया, इसलिए क्योंकि अहमद ने बी से कोई पैसे ले लिए और पैसे लेकर ये इनको ये प्रॉमिसरी नोट दे दिया। आमतौर के ऊपर इस तरह से अगर बैंक्स के साथ में अगर इंस्ट्रूमेंट्स को देकर पैसे रेज किए जाएं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंटिंग। इसको डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं, इस तरह से टेक्निकल एक जनाब ये टर्म है जो यूज़ की जाती है। तो ये एक प्रॉमिसरी नोट जनाब इस तरह से अहमद ने आगे बी को देकर और इसके ऊपर इंडोर्समेंट करके ये जनाब निगोशिएट कर दिया। अब जी लॉ में इंडोर्समेंट जो है इसको दो किस्म में बयान किया गया है। एक है इंडोर्समेंट फुल और दूसरा इंडोर्समेंट ब्लैंक। ये जो यहाँ पर इंडोर्समेंट मैंने आपको हाईलाइट की है, दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट इन फुल। देयर इज अनदर काइंड ऑफ इंडोर्समेंट। अगर अहमद किसी और को भी इंस्ट्रूमेंट देना चाहें तो वो इसके ऊपर सिर्फ सिग्नेचर्स करके भी दे सकते थे, जो कि अगर फर्ज कर लीजिए बी आगे किसी और को इंस्ट्रूमेंट ये निगोशिएट कर रहा है और वो इसके ऊपर सिर्फ अपने साइन कर देते हैं मिस्टर बी, तो दोस्तों ये फिर क्या कहलाएगा, ये कहलाता है इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। If you haven't given any particular direction while negotiating an instrument and you just have signed it, this is called endorsement in blank. Whereas if you have given particular direction and signed it, this is called endorsement full. तो जी ये दो तरीके हैं endorsement करने के। and minded the most important thing is that कि इंस्ट्रूमेंट जो ऑर्डर होता है उसी को endorsement की जरूरत होती है। अगर मैं आपको पिछली स्लाइड के ऊपर वापस लेकर चलूं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बाद से हाईलाइट किया है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो जी जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए जनाब एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड है, वेयर एज बेरर इंस्ट्रूमेंट को आगे निगोशिएट करने के लिए एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं है। यू जस्ट हैव टू डिलीवर इट। आप अगली पार्टी को ये डिलीवर कर देते हैं और फिर अगला शख्स जो है वो इस चेक के ऊपर से पेमेंट लेने का हक रखता है। सिंपल एंड स्ट्रेट। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बेरर तो नहीं लिखा होता। यहाँ पे अगर पे अहमद लिखा हुआ है और जाके अली ले रहा है, उसके हाथ में ये है, तो अली को पेमेंट हो जाएगी। जी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो ये कि अगर लिखने में आमतौर के ऊपर चेक्स के ऊपर तो ये बेरर लिखा ही होता, लेकिन अगर आप खुद से बना रहे हैं इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट को बनाने में लैंग्वेज में आपने जनाब ये लिखा है ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे अहमद और आगे और ऑर्डर नहीं लिखा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जनाब इस सिचुएशन के लिए कहता है दैट इट विल बी कंसिडर्ड एज पेएबल टू ऑर्डर, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी पेएबल टू बेरर। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये एक कंफ्यूजन है कि अक्सर जनाब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर आगे ऑर्डर नहीं लिखा हुआ तो शायद इंप्रेशन यही मिलता है कि ये बेरर होगा। दिस इज नॉट बेरर, दिस इज पेएबल टू ऑर्डर। अंडर द लॉ आप ऑर्डर ना लिखा हो या लिखा हो तो ये पेएबल टू ऑर्डर, एंड फॉर एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट देयर हैज टू बी एन एंडोर्समेंट। अगर अहमद जनाब आगे ये और ऑर्डर अगर नहीं भी लिखा हुआ किसी और को देना चाहते हैं तो अहमद साहब की इंडोर्समेंट जिनसी है वो इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रिक्वायर्ड है। अदर देन दैट ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर आगे निगोशिएट नहीं हो सकता। जी इंस्ट्रूमेंट्स जो है पीछे बी क्या लिखा हुआ आता है जी, इसका ये कोई इसकी सिग्निफिकेंस है कि वैसे ये वाला बी? ये जनाब बी जो है इसके हवाले से दोस्त ने हमारे अहमद भाई ने सवाल जो किया है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जनाब मैं आपको इंडोर्समेंट्स के बारे में बता रहा था कि दैट इंडोर्समेंट्स आर ऑफ 2 काइंड्स। ये जो पहले इंडोर्समेंट है ये इंडोर्समेंट फुल है और बी ने अगर आगे फर्दर सी डी किसी को भी दिया है तो उसने इसको इंडोर्समेंट ब्लैंक करके दे दिया। Now here I would like to highlight another technical point और वो ये है कि अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्समेंट ब्लैंक के साथ में दिया जाए that becomes a bearer instrument. This is really important. एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को अगर जनाब इंडोर्समेंट ब्लैंक कर देते हैं that becomes a bearer instrument कि अब ये बी ने जब इस तरह से इंडोर्स कर दिया है और यहाँ पर लैंग्वेज में जनाब कुछ भी नहीं लिखा हुआ that can be filled later on or never filled at all, ये एक इंस्ट्रूमेंट जनाब इस तरह से बन गया है तो ये बिल्कुल इन इट्स कंप्लीशन में
आगे अगर बी किसी और को सी को दे देता है, सी आगे डी को दे देता है, डी आगे ई को दे देता है, इस तरह से निगोशिएट होता चला जाता है, तो उन तमाम लोगों के लिए इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फर्दर कोई जनाब सेंटेंस या एंडोर्समेंट इन ब्लैंक को फुल करने की जरूरत नहीं। इट इज वैलिड, इट्स गुड बिल, और इसके ऊपर या प्रॉमिसरी नोट, इसके ऊपर से पेमेंट उनसे वसूल की जा सकती है। तो जी ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए रिक्वायर्ड है कि इसको जनाब एंडोर्समेंट करके ही आप आगे निगोशिएट कर सकते हैं। फर्दर अब मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स। डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इनके ऊपर जो खास चीज़ जो देखने वाली होती है, और वो ये 3 कैटेगरीज हैं। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 19 में ये बयान की गई हैं। ऑन डिमांड लिखा हो लैंग्वेज में, पे लिखा हो लैंग्वेज में, या एट साइट लिखा हो लैंग्वेज में, तो ये इंस्ट्रूमेंट नाम पेएबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मींस whenever the person who has this instrument would request the payment, the other party would be bound to make the payment. यहां पर प्रॉमिसरी नोट में पेमेंट किसने करनी है? मेकर ने। एक बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर से जनाब पेमेंट जनाब जो करने वाला शख्स होगा वो होगा ड्रॉई पेमेंट करेगा। ड्रॉर ने बनाकर दे दिया, और अब ये ड्रॉई है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसके ऊपर पेमेंट करे। तो जी ये जनाब ऑन डिमांड या पे लिखा हो या एट साइट लिखा हो, तो इसका मतलब ये कि जैसे ही बनाया गया है उसी पेएबल है। इसके ऊपर दोस्तों ये डेट जो लिखी जाती है, एक्चुअली डिमांड इंस्ट्रूमेंट इज कंट्रोल्ड विद दिस डेट। टेक्निकली स्पीकिंग, एन इंस्ट्रूमेंट carrying a date is considered to be made on that date. Technically speaking, अगर इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 15/2/2014 डेट लिखी हुई है तो जनाब ये इस दिन को बना था। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर जनाब को आने वाले वक्त की डेट डाल दूं, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट झूठा नहीं हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि जनाब जिस दिन मैंने बनाया वो डेट नहीं डाली उसके ऊपर? अंडर द लॉ इट इज अलाउड। इसको हम पोस्ट डेटिंग बोलते हैं। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, एक इंस्ट्रूमेंट को आप सिर्फ पोस्ट डेटिंग ही नहीं, एंटी डेटिंग भी कर सकते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी पोस्ट डेटेड एज वेल एज एंटी डेटेड। अंडर द लॉ दिस इज अलाउड कि आप इंस्ट्रूमेंट को जिस तरह से भी उसके ऊपर डेट डालना चाहें वो डाल सकते हैं, एंड इट वुड बी कंसिडर्ड टू बी मेड ऑन दैट डेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं पोस्ट डेटिंग कर देता हूँ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और फिर जनाब अल्लाह ना करे जी मेरा इंतकाल हो जाता है उस तारीख से पहले ही जिस तारीख को ये इंस्ट्रूमेंट सपोज किया जाता है कि बनेगा, तो फिर जनाब ये इंस्ट्रूमेंट जो है उस तारीख के ऊपर अगर कोई जनाब इसके ऊपर से पेमेंट मांग रहा है, या जनाब डिसऑनर हो जाता है इंस्ट्रूमेंट और पेमेंट नहीं होती, या फॉर एग्जांपल ये प्रॉमिसरी नोट ही है ना, अल्टीमेटली पेमेंट तो मैंने करनी है, तो अगर मैंने पोस्ट डेटिंग की उस डेट के ऊपर जनाब मेरे लवाहिकीन अल्लाह ना करे अगर जनाब फोत हो जाता हूँ और मेरे लवाहिकीन को ये इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया जाता है कि देखें जी मरहूम ये इंस्ट्रूमेंट बना गए थे, पेमेंट करें, और वो बोलते हैं जाएं जी ये तो जनाब इसके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो डेट लिखी हुई है इस तारीख को तो वो जिंदा ही नहीं थे, तो ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड ही नहीं है। जी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी के लिए 2 सबसे बुनियादी चीज़ें जो सी हैं वो अपने ज़हन में रखनी है, और वो ये कि इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज होना चाहिए, इसके ऊपर साइन होने चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, इसको डिलीवर करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट बना लिया, बनाने में उसकी लैंग्वेज और सिग्नेचर उसके ऊपर मौजूद है, और दूसरी रिक्वायरमेंट जिसको इंस्ट्रूमेंट बनाकर देना है पेई को, ये इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर दिया जाए, तो जी इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपनी मेकिंग में बिल्कुल कंप्लीट। इंस्ट्रूमेंट कैन बी फर्दर निगोशिएटेड, इसकी जिंदगी जनाब स्टार्ट हो गई। ये डेट जो है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर दोस्तों, ये डेट जो सी होती है ये एंटी डेटिंग भी हो सकती है और पोस्ट डेटिंग भी हो सकती है। ये इंस्ट्रूमेंट की मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, और खाली भी हो सकती है। जी बिल्कुल, खाली भी अगर होगा तो भी इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी डेट की वजह से नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट जो है मैंने जैसे रिक्वायरमेंट बताई आपको कि इसकी लैंग्वेज, सिग्नेचर्स और साथ में इसको डिलीवर करना ये बहुत जरूरी है। ये 2 रिक्वायरमेंट्स है एक इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए। चलिए जी, मैंने यहाँ पर आपको दोस्तों ये हाईलाइट किया कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज उनसी है वो यहाँ से जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस तरह से स्टार्ट होती है। दिस इज कॉल्ड डिमांड इंस्ट्रूमेंट। देयर इज अनदर ऑप्शन टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज कॉल्ड टाइम इंस्ट्रूमेंट।
टाइम इंस्ट्रूमेंट में जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो इस तरह से, ये मैं आपके सामने जो हाईलाइट कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, 5 months आफ्टर साइट आई प्रॉमिस टू पे, आगे जनाब लैंग्वेज कंप्लीट की जा सकती है, पे अहमद और ऑर्डर, और यहाँ रकम लिखी जाएगी, ये मॉडर्न फीचर्स होंगे। लेकिन टाइम इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो लैंग्वेज है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड से स्टार्ट होती है। इसमें डेट जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं। स्पेसिमन मैं आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ कि एक सादा कागज़ का टुकड़ा जिसके ऊपर आप कोई एक इंस्ट्रूमेंट इस तरह से बना सकते हैं, और मैंने ये साइन करके इंस्ट्रूमेंट जो सना अहमद पेई हैं इनके लिए बनाया है, और कोई इमरान बशीर मिर्ज़ा साहब हैं जो लाहौर हाई कोर्ट बार में दोस्त हैं हमारे जनाब, उनके ऊपर मैंने ये बनाया है। मैं ड्रॉर हूँ, वो ड्राई हैं, और अहमद पेई 1 लाख रुपए की रकम है, और इसके लिए लिखा हुआ है 5 months आफ्टर साइट पे अहमद और ऑर्डर ₹100,000 ओनली। यहाँ पर ये आफ्टर साइट का जो मामला है दैट हैज़ टू बी कैटर्ड फॉर। ये आफ्टर साइट से क्या मतलब, ये जैसे ऊपर भी ये एक्चुअली मैंने लैंग्वेज जो बनाई है इसमें, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। बट दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात और जो आपको बताने की है, और वो ये कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ये है जो कि टाइम इंस्ट्रूमेंट या डिमांड इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, लेकिन चेक जो होता है ये ऑलवेज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड होता है। चेक जो है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जाता अंडर द लॉ, उसको ऑन डिमांड हमेशा दूसरा बनाया जाता है, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। तो जी ये इस तरह से जनाब टाइम इंस्ट्रूमेंट के हवाले से जो ये लैंग्वेज लिखी हो और इसमें आफ्टर साइट का ये एलिमेंट है। नाउ हाउ इट विल बी कैटर्ड फॉर, मैंने जनाब ये बनाकर अहमद साहब को दिया। अहमद साहब ये जनाब क्या करते हैं, प्रॉमिसरी नोट ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये लेकर इमरान बशीर मिर्ज़ा साहब के पास चले जाते हैं कि इमरान बशीर मिर्ज़ा साहब ये आपके ऊपर असद साहब ने इंस्ट्रूमेंट बनाकर दिया है। वो बोलते हैं जी बिल्कुल जनाब लाएँ दें जी, मैं जानता हूँ, मुझे उनका फ़ोन आ गया था तो मैंने उनके पैसे देने हैं, आप दें जी। ये क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्सेप्टेड लिख देंगे। तो जब इमरान बशीर मिर्ज़ा साहब ने एक्सेप्टेड करके साइन करके डेट डाल दी, तो ये वो डेट है जिससे कि ये टिक 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 घड़ी चलना एक शुरू हो जाती, एक टाइम पीरियड है जिसकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती। ये मैंने एक एग्जांपल आपके लिए इस तरह से बनाई है ताकि मैं आपको हाईलाइट कर सकूं कि टाइम इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये क्या बला है, टाइम इंस्ट्रूमेंट जो है ये कैसे काम करता है। तो जी ये घड़ी जो चलना शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए जनाब ये 5 months आफ्टर साइट था, तो साइट जो है ये 1/3/2014 को है, तो इसके 5 महीने 1/3/2014 से 1/8/2014 को पूरे होते हैं। 5 months आफ्टर साइट। अब अंडर द लॉ सेक्शन 22 में ये बात लिखी हुई है कि ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अंडर द लॉ एक टाइम इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसके जनाब जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ टाइम है, इसके पूरे होने पर there has to be added 3 days of grace. Under the law, for a time instrument, there has to be a calculation of 3 days of grace, which would be added on that last date where the time actually written on the instrument completes. तो जी ये इंस्ट्रूमेंट का जो इस तरह से इसमें 3 days of grace मिलाकर फिर जो एक डेट आती है, that date is called date of maturity of this instrument. यानी कि अहमद ने ये क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट इमरान बशीर मिर्ज़ा साहब से एक्सेप्ट करवा लिया और करवाकर अपने पास रख लिया, और अगर इफ़ ही सो रिक्वायर्स ये इस जनाब बिल ऑफ एक्सचेंज को फर्दर आगे निगोशिएट भी कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, और ये इस टाइम पीरियड तक यानी 4/8/2014 तक जनाब निगोशिएट हो सकता है। And on this particular date, this instrument will again presented to Imran Bashir Mirza for payment. ये 4/8/2014 को ये दोबारा इमरान बशीर मिर्ज़ा साहब के सामने ये पेश किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जनाब ये आपने जिम्मेदारी ली हुई है इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, प्लीज पेमेंट कर दें। दिस इज हाउ ए बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क्स, दिस इज हाउ ए टाइम इंस्ट्रूमेंट वर्क्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये 3 दिनों का जो ग्रेस पीरियड है ये स्टैट्यूटरी?
जी हाँ, ये स्टैट्यूटरी 3 दिनों का जनाब टाइम पीरियड जो है ये अंडर द लॉ जनाब ये रिक्वायर्ड है, एंड दिस 3 days of grace is only available on time instruments. 3 days of grace are not available on demand instruments. This is also very important point कि जनाब डेज ऑफ ग्रेस की जो कैलकुलेशन है ये सिर्फ टाइम इंस्ट्रूमेंट्स के एतबार से होती है, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स के एतबार से नहीं होती। डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो डेट लिखी होती है, जैसे मैंने पहले आपको हाईलाइट किया, दैट मेक्स इट ए डेट ऑफ मेकिंग और ड्यू डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कि उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होनी है। लेकिन जो टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी ये कैलकुलेशन है जनाब कि उसमें जनाब ये 3 days ऑफ ग्रेस उनसे शामिल करने होते हैं। जी ये इस डेट की इसमें आफ्टर साइट अगर इंस्ट्रूमेंट है, आफ्टर साइट अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें फिर इस डेट की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अगर ये लिखा हो जैसा कि दूसरी ऑप्शन मैंने आपको बताई, 2 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे, तो ये यहाँ पर फिर इस डेट की सिग्निफिकेंस बन जाती है, क्योंकि डेट जो लिखी हुई है यहाँ पर ये डेट जनाब को खजूर डेट नहीं बल्कि जनाब वो डेट है जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमें देखने को मिलती है। सर ये ज़रा बता दीजिए, अगर वो पहले पूछना चाहिए था कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, हाँ, then it will be considered as dishonored. चेक की सजा है जी, डिसऑनर चेक की जो सजा है वो 489F का जो पर्चा होता है वो सिर्फ चेक के ऊपर होता है, वो इसके ऊपर नहीं। इसके ऊपर आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो जनाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जनाब उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है और वो रिकवरी का सिविल सूट ही फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्रिमिनल जो है वो आपके पास रेमेडी अवेलेबल नहीं। क्रिमिनल रेमेडी जो अवेलेबल है वो सिर्फ एक चेक के डिसऑनर होने के ऊपर। और इमरान बशीर ने एक्सेप्ट करने के बाद पैसे नहीं दिए तो भी ये डिसऑनर हो जाएगा। एक्चुअली डिसऑनर होने में 2 कैटेगरीज ऑफ डिसऑनर हो सकती हैं। एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है इसको एक्सेप्टेंस की कार्रवाई से गुजारा जाता है। एक्सेप्टेंस इसलिए करवाई जाती है एक बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, जस्ट टू मेक श्योर दैट द पर्सन हुज नेम इज ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज विलिंग टू पे ऑन ड्यू डेट और एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। दिस हैज टू बी मेड श्योर अर्लियर व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज मेड। जैसे इंस्ट्रूमेंट बने एज अर्ली एज पॉसिबल, इसको आप जनाब वो इस तरह से क्लैरिफाई कर सकते हो उस पर्सन को प्रेजेंट करके और उस पर्सन के इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सिग्नेचर्स लेकर ट्रांसफर हो जाए। नहीं, मैं वही पूछने लगा था एग्जैक्टली क्वेश्चन कि पैसे तो मुझे असद ने देने और आके इमरान, अब मैं क्या इमरान बशीर के पीछे भागता रहूंगा कि असद तो कह देगा कि जी मैंने तो आपको आगे देखे थे इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट की सेंटिटी, इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिबिलिटी वो यही है कि इंस्ट्रूमेंट जनाब ये खास तौर पर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो हैं ये जनाब कारोबारी सर्कल में और ऐसे लोग के दरमियान सिर्फ बनाए और निगोशिएट किए जाते हैं जो लोग एक दूसरे को जानते हैं, जान पहचान के लोग हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से निगोशिएट करते हैं। कारोबारी सर्कल में, मार्केट में जी जनाब मैं भी मार्केट में, मैं भी लॉयर हूँ, अहमद भी लॉयर है, इमरान बशीर मिर्जा, तो हम एक दूसरे का इतबार लिहाज कर लेंगे। लेकिन अगर मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट जनाब इस तरह से बना हुआ है, अहमद जो है वो जाकर लिबर्टी मार्केट में बोलेंगे जनाब ये साहब बड़े अच्छे आदमी हैं जनाब इन्होंने, या मैं किसी एक और अनजान आदमी को इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट करना चाहेंगे तो कोई अनजान आदमी इस इंस्ट्रूमेंट को वसूल नहीं करेगा। वो होंगे जनाब इमरान बशीर मिर्जा साहब बड़े अच्छे आदमी होंगे, वी डोंट नो हिम, हम आपको जनाब जानते हैं या कैश को जानते हैं, कायदे आज़म को जानते हैं जनाब, वो वाले नोट लेकर आए जी। ये इंस्ट्रूमेंट्स आमतौर के ऊपर बैंकिंग सर्कल्स में जनाब जो यूज़ किए जाते हैं तो उसमें ये अगर आपने कोई फॉरेन ट्रेड करनी हो, बाहर से कोई सामान वगैरह मंगवाना हो तो उसमें ये एक बैंक दूसरे बैंक के ऊपर इस तरह से बनाकर इंस्ट्रूमेंट्स उनसे वो देते हैं, पेमेंट के लिए बनाकर दिए जाते हैं। मतलब मैंने अगर बनाना होगा तो मैं जनाब अपने बैंक के लिए बनाकर दे दूंगा और ये जनाब अहमद को मैंने जो बनाकर दिया है उनको भिजवा दिया है तो वो वहाँ पर जनाब क्या करेंगे, अगर ये बाहर के किसी मुल्क में है तो वहाँ पर जनाब उस बैंक के ऊपर प्रेजेंट करके जनाब उसको जो है वो एक्सेप्ट करवा लेंगे और एक्सेप्ट करवाने के बाद फिर उसको फर्दर आगे निगोशिएट कर सकते हैं। तो जी ये इस तरह से
जी लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ में कनेक्टेड एक डॉक्यूमेंट। नहीं लेकिन सर क्वेश्चन फिर ये मेरा भी अगर आप क्लैरिफाई कर दें, लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होगी दोनों की जी, लाइबिलिटी पहले की एस्टेब्लिश हो गई और दूसरे को पास ऑन हो गई? मैंने आई विल होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर अपना जो जवाब है वो थोड़ी देर के लिए रिजर्व रखना चाहूँगा, बिकॉज पर्टिकुलरली आपके सवाल के जवाब के लिए मैंने आगे भी एक स्लाइड बनाई है जिसमें कि मैं सिर्फ लाइबिलिटी को ही डिस्कस करूँगा, दैट हाउ लाइबिलिटी इज टेकन ऑन एन इंस्ट्रूमेंट। फर्क क्या हुआ लेटर ऑफ क्रेडिट में और इसका? ये जी लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है उसकी बुनियाद के ऊपर से एक बैंक जो सा है वो जिम्मेदारी लेता है अगली जनाब सेलर को, जनाब वो बायर के ब्याह पर के ऊपर वो गारंटी देता है कि आई हैव द पेमेंट, बी श्योर, और आप सामान जो सा भिजवा दो। तो वो एक डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज नॉट टेकन एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर्ड नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो कवर्ड हैं तो वो सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट्स, एक है बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा चेक और तीसरा प्रॉमिसरी नोट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट ये भी जनाब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में यूज़ होता है, लेकिन उसके लिए जो पर्टिकुलरली लॉज उनसे फ़र्क है और वो इसमें कवर्ड नहीं है। अच्छा जनाब, मैं आगे आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिस्ट्रिक्शन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट उनसे ना बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पर ये मैंने 3 इंस्ट्रूमेंट्स उनसे वो बनाए हैं और इसमें आपको ये हाईलाइट किया है कि और बेरर, मैंने आपको पहले भी हाईलाइट किया था कि आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या पेएबल टू बेरर होगा या पेएबल टू ऑर्डर होगा। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन नहीं, बेरर और ऑर्डर। अगर हम प्रोमिसरी नोट को बेरर ऐसे बना लें या हम बिल ऑफ एक्सचेंज को ऐसे बेरर बना लें तो दोस्तों ये जो है इस तरह से ये प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ये अलाउड नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बैंड है और सेक्शन 35 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 ये इस चीज़ की ममानियत करता है कि ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए जा सकते। वाई सो, क्यों नहीं बनाए जा सकते जी? क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है वो एज गुड एज बन जाती है जैसे कि वो करेंसी नोट की लैंग्वेज होती है, और लोग जो हैं वो अपनी करेंसी बनाकर जनाब इस तरह से कोई इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसको टाइम इंस्ट्रूमेंट के हवाले से अलाउ किया गया है, इसी सेक्शन में टाइम इंस्ट्रूमेंट के हवाले से अलाउ किया गया है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट जो सा है वो बनाया जा सकता है और उसमें कोई ममानियत नहीं है। ये ख़ास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि बेरर इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों मैं आपको एक और ख़ास पर्सनालिटी है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे लिटिगेशन के बाद से जनाब हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट हो सकता है। ये हीरो है जी, इस हीरो का नाम है होल्डर इन ड्यू कोर्स। दिस इज द पर्सन हु हैज प्रोटेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और अगर इसके पास इंस्ट्रूमेंट है तो फिर इसको पेमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हर हाल में इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से पेमेंट लेने का हक रखता है। एंड दिस पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसके जनाब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, मैं इसको इस तरह से कहानी को लेकर चलना चाहूँगा ताकि आप इसको एक फ्लो में तुम ना वो आइडेंटिफाई कर सकें। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे अली और ऑर्डर ₹100,000 ओनली। मैंने ये एक प्रॉमिसरी नोट बनाकर दिया अली के लिए और अली ने फर्दर आगे इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंडोर्समेंट इन ब्लैंक करके ये इंस्ट्रूमेंट किसी एक पर्सन एक्स को दे दिया। एक्स इज द पर्सन टू whom दिस प्रॉमिसरी नोट इज निगोशिएटेड। अब ये इंडोर्समेंट ब्लैंक है। इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने ऑलरेडी जैसे आपको पहले बताया था कि इंडोर्समेंट ब्लैंक वाले ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को हम बेरर कंसिडर करते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट अगर कहीं गुम हो गया एक्स से और कोई एक पर्सन फॉर एग्जांपल आप कोई मैंने हुलिया ऐसा बनाया है ताकि आप इसको थोड़ा सा एक सस्पिशियस पर्सन तुमसे कंसिडर कर सकें, तो कोई पर्सन ए है जिसको जनाब ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है और वो क्या करता है इंडोर्समेंट ब्लैंक को अपने लिए इंडोर्समेंट फुल कर लेता है। एंड दिस इज द पर्सन हु इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर पेमेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ये इसको कहीं गिरा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिला है या ये चोर है, इसने जनाब इंस्ट्रूमेंट था वो एक्स से चुरा लिया है,
तो जी इसका टाइटल जो है ये अपने से पहले वाली पार्टी के टाइटल से बेहतर नहीं। पर्टिकुलरली यहां पर लॉ का एक प्रिंसिपल है नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज नॉट गॉट। एक शख्स के अपने पास अगर टाइटल नहीं है तो वो अगले शख्स को भी बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब जनाब कहानी में यहीं से आगे लेकर चलना चाहता हूं। ए ने क्या किया कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट ढूंढता था, आगे जनाब बी को निगोशिएट कर दिया, लेकिन बी को जो ये इंस्ट्रूमेंट इसने निगोशिएट किया है तो बी ने कोई जनाब फर्नीचर बेचा था ए को, कोई इसने और जनाब कोई चीजें दी थी ए को, और वो जनाब जानता था मुझे भी, उसने मेरे सिग्नेचर्स भी देखे। कारोबारी सर्कल में मैंने जैसे बताया कि इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट होते हैं, अनजान लोग इंस्ट्रूमेंट नहीं लेते हैं। तो जी वो जानता था मुझे भी, वो अली को भी जानता था, उसने सिग्नेचर जनाब वो आइडेंटिफाई कर लिए और उसके बाद से ये इंस्ट्रूमेंट जनाब उसने वसूल कर लिया। नाउ इन माय स्टोरी दिस पर्सन इज हीरो, दिस पर्सन इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, दिस पर्सन हैज बेटर टाइटल देन द पर्सन फ्रॉम whom he has taken the title। इस पर्सन के ऊपर नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। इस पर्सन की पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है जो यहां पर मैंने लिखी है आपके लिए ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको आइडेंटिफाई कर सकूं। ही इज इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ही हैज टेकन दिस इंस्ट्रूमेंट अंडर ए बोना फाइड ट्रांजैक्शन। उसने कंसिडरेशन देकर इंस्ट्रूमेंट हासिल किया है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई फोर्जरी नहीं थी, और फिर जनाब विद इन ड्यू डेट उसने इंस्ट्रूमेंट हासिल किया। ये तमाम इसकी क्वालिफिकेशंस हैं, और अगर इसकी क्वालिफिकेशंस पूरी होती हैं दोस्तों तो फिर ये जनाब शख्स जो है इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से पेमेंट लेने का हक रखता है। विद इन ड्यू डेट क्या मतलब है? विद इन ड्यू डेट, जी हाँ बिल्कुल, ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसके ऊपर जो ड्यू डेट है वो 15/2/2014 है। तो जनाब बी के पास अगर ये जनाब प्रॉमिसरी नोट जो है ये ओवर ड्यू होने से पहले आया है तो फिर ये जनाब होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट करने से मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे जनाब एक्स ने इतला दे दी कि असद साहब वो ना प्रॉमिसरी नोट जो आपने दिया था ना वो गुम हो गया है, अल्टीमेटली पेमेंट के लिए आपके पास ही आना है, तो असद साहब आप इसके ऊपर पेमेंट ना कीजिएगा। ड्यू डेट तो डेट ऑफ डिमांड नहीं होगी कि डेट ऑफ एक्चुअली जो ऊपर डली हुई है वो होगी, बिकॉज ऑन डिमांड लिखा हुआ ना। जी बिल्कुल, डिमांड जो करनी है इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो 15/2/2014 को ही करनी है, इससे पहले डिमांड नहीं की जा सकती, या इसके बाद भी की जा सकती है लेकिन इससे पहले डिमांड नहीं की जा सकती। ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, और डिमांड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो पोस्ट डेटिंग हुई होती है, मैंने पहले भी जैसे बताया कि उस डेट को हम उसकी डेट ऑफ मेकिंग बोलते हैं, और उस डेट से पहले फिर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से पेमेंट भी नहीं होती। तो जी ये पोस्ट डेटेड प्रॉमिसरी नोट 15/2/2014 से पहले इसके ऊपर पेमेंट नहीं हो सकती, और जो शख्स मेरे पास लेकर आ रहा है वो बी है, और मैं जनाब बोलता हूँ जी मुझे इत्तला मिल चुकी है कि ये प्रॉमिसरी नोट जो सा था ये गुम हो गया था या चोरी हो गया था, तो मुझे शुबा है कि आप चोर हैं, और ये अपनी अगर क्वालिफिकेशन ये इस तरह से बताता है कि आई हैव दिस क्वालिफिकेशन, तो बच्चों अंडर द लॉ मैं इस शख्स को फिर पेमेंट करने से इनकार नहीं कर सकता। ही इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, ही हैज ए बेटर टाइटल देन द पर्सन फ्रॉम whom he has taken the title. This is the person on whom nemo dat quod non habet principle does not apply. इसके ऊपर nemo dat quod non habet का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात और वो ये कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट आगे फर्दर किसी और को दे देता है तो क्योंकि इसका टाइटल जनाब बेहतर था तो वही चांद जो इसका चढ़ा हुआ था वो भी आगे भी जनाब चलता चला जाएगा। होल्ड इन ड्यू कोर्स वो प्योरीफायर है जो कि जनाब अगर इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से हासिल कर लेता है तो उसके आगे उससे भी इंस्ट्रूमेंट लेने वाला शख्स जो है वो भी जनाब उसकी प्योरीफिकेशन से मुस्तफीद हो सकता है। आई होप यू गॉट द आइडिया। होल्ड इन ड्यू कोर्स ये वो पर्सनैलिटी है, अगर हम अपने जनाब जो लिटिगेशन में, अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, अगर हम जनाब अपने जनाब क्लाइंट को होल्ड इन ड्यू कोर्स की क्वालिफिकेशन में जनाब फिट कर सकें देन डेफिनेटली जनाब वो पेमेंट जो है वो लेने का हक रखता है, उसको पेमेंट से आप इनकार नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको, जैसे मेरे दोस्त ने जनाब सवाल भी किया था अहमद भाई, वो बोल रहे थे कि जनाब लायबिलिटी का क्या चक्कर है इसमें, जनाब लायबिलिटी कैसे होती है एक इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से।
तो मैंने इनको होल्ड ऑन करवाया था। सेक्शन 38 है जी, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एतबार से पार्टीज की लायबिलिटी को जनाब वो हाईलाइट करता है, दैट हाउ लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज वुड बी टेकन इन ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें फर्ज कर लें जी, मेरी इस कहानी में ए है एक साहब, उन्होंने जनाब कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर जो सा है वो बी को दिया था, और इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये खुद ही ड्रॉअर भी थे और पेई भी थे। आई वुड लाइक टू हाईलाइट, कोई एक अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके ऊपर मैंने आपको हाईलाइट किया था कि 3 पार्टीज होती हैं, एक होता है ड्रॉअर, दूसरा होता है ड्रॉई और तीसरा होता है पेई। नाउ दीज 3 persons are not actually the persons, these are 3 characters and there can be 2 characters of single person। 2 characters किसी एक पर्सन में मौजूद हो सकते हैं। मसलन आप इस चीज को खुद से भी जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आप अपने ही चेक को जनाब ड्रॉअर के तौर के ऊपर साइन करके बैंक में प्रेजेंट करके अपने नाम का बनाया हो तो आप पेमेंट से वसूल कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से पेमेंट वसूल कर रहे हैं तो जी ये आप खुद ही ड्रॉअर भी हैं और खुद ही पेई भी हैं, खुद से आप अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसी तरह से मेरी इस कहानी में ये ड्रॉअर भी है और पेई भी है। इसने जनाब एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और बी के ऊपर बनाया, और बी को इसने खुद ही जनाब देकर इससे इंडोर्समेंट भी, मतलब उसके ऊपर एक्सेप्टेंस भी करवा ली कि वो ड्रॉई भी है और एक्सेप्टर भी है। और उसके बाद से ए ने ये जनाब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज सी को निगोशिएट कर दिया, इंडोर्समेंट प्रॉपर सारी जैसे होने की रिक्वायरमेंट है, सी के बाद डी के पास, डी के बाद ई के पास इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। Now another important aspect regarding negotiable instruments I would like to highlight कि जिन लोगों की इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंडोर्समेंट होती है, अल्टीमेटली द लास्ट पर्सन, द लास्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके लिए वो तमाम लोग लायबल होते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ई जो है मेरी इस कहानी में, इसके पास अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ई इस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर पेमेंट वसूल करने का हक रखता है, सिर्फ बी से ही नहीं, ए से भी, सी से भी और डी से भी। और यही मैं यहां पर हाईलाइट भी करना चाहता हूं कि ई के लिए अगर वो बी से ये पैसे क्लेम करता है कि ऑन ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी जो भी है, टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा तो डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी, और अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा तो फिर ड्यू डेट होगी। तो जी उस ड्यू डेट को जनाब ई बी के पास जाता है और बोलता है जनाब ये आपके ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया था, जनाब पेमेंट कर दें। तो जी बी जो है वो ई के लिए जनाब प्रिंसिपल डेटर है, और ए सी एंड डी दे वुड बी कंसिडर्ड एज श्योरिटी। ये पर्टिकुलर सवाल था जो हमारे दोस्त अहमद ने जनाब हमें किया, और उसका जवाब कि जनाब क्रेडिटर बन जाएगा ई जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, और फिर जिस पर ड्रॉ किया गया है दैट पर्सन विल बिकम प्रिंसिपल डेटर, और ए सी एंड डी दीज वुड बिकम श्योरिटीज। अगर जनाब ये ई जो है वो अगर बी पैसे नहीं देता, मैंने जैसे बताया कि तमाम जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हैं, तो उस बात से ये फिर अगर क्लेम करता है ए से, तो ए जो है वो इसके लिए प्रिंसिपल डेटर है, और सी एंड डी ये दोनों इसके लिए फिर श्योरिटी बन जाएंगे। यहां एक सीक्वेंस है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जो सेक्शन 38 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जनाब उसका जिक्र है, और वो सीक्वेंस ये है कि बाद वाली पार्टीज जो सी हैं जिससे पैसे क्लेम किया जा रहा है, उसके बाद वाली पार्टीज जो सी हैं, दोज पार्टीज विल बी कंसिडर्ड एज श्योरिटीज। जो एक पर्सन जिससे क्लेम किया जा रहा है उससे प्रायर पार्टी को हम जनाब वो श्योरिटी कंसिडर नहीं करते। तो लिहाजा अगर इसी सीक्वेंस के लिहाज से मैं फर्दर आगे चलूं, ई अगर पैसे क्लेम करता है जनाब सी से, तो सी के बाद वाली पार्टी है डी, डी वुड बी कंसिडर्ड एज श्योरिटी एंड सी विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल डेटर। तो ए और बी फारिग, ए और बी जो है वो अगर उन्होंने इनकार कर दिया है तो फिर जनाब वो फारग तो नहीं है। नहीं, अगर आपने सी से ही क्लेम किया तो ए और बी इसकी मैं बताता हूं आपको। हुआ क्या कि ई ने सी से पैसे क्लेम किए, सी बोलता है जनाब मैं जिम्मेदार हूं, मुझे बड़ा अफसोस है जी, बी ने पैसे नहीं दिए, ए भी बहुत जलील आदमी है जनाब, पैसे नहीं दिए उसने आपको, आए आकर मुझसे पेमेंट ले ले। सी ने क्या किया, ई को पेमेंट कर दी। अब जब सी ने ई को पेमेंट कर दी है
तो सी इस पेमेंट करने के बाद इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपने से पहले वाली पार्टी से क्लेम कर सकता है, अपने से बाद वाली पार्टी से पैसे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी के एतबार से ये असूल है दैट डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर ऑल्सो डिस्चार्जेस दी श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। और सब्सिक्वेंट पार्टी को अभी ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कशन में आपको हाईलाइट कर चुका हूं, सब्सिक्वेंट पार्टी इज कंसिडर्ड एज श्योरिटी। लिहाजा डी जो कि सी से अपना टाइटल ड्रॉ कर रहा था एंड ही वाज कंसिडर्ड एज श्योरिटी, और ई ने अगर जनाब सी से कहा है पेमेंट करो मेरी, और सी जनाब पेमेंट कर देता है, तो उसके बाद सी जो है इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर पेमेंट तो जनाब अल्टीमेटली इसने नहीं करनी थी, ये तो जनाब बस इसने निगोशिएट किया था इसलिए फंस गया, इसकी इंडोर्समेंट थी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इसलिए काबू आ गया, लेकिन अल्टीमेटली पेमेंट तो इसने करनी थी, ओरिजिनल लायबिलिटी तो इसकी थी। तो सी जनाब इस इंस्ट्रूमेंट को ई से लेने के बाद अपने से पहले वाली पार्टी से ए और बी से क्लेम कर सकता है। ही कैन नॉट क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम हिज सब्सिक्वेंट पार्टी डी, बिकॉज डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर ऑल्सो डिस्चार्जेस दी श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। लेकिन अगर यू मीन टू टेल मी जिस बंदे से मेरी डीलिंग हुई है मैं उसको ना पकड़ूं और जाके मैं उससे पहले वाली जो लाइन के अंदर है उसको पकड़ लूं तो प्रिंसिपल डेटर पहले वाला बंदा हो जाएगा। उसने तो मेरे साथ डीलिंग भी नहीं की और उसने नहीं डीलिंग क्यों नहीं की, एक्चुअली ये देखिए स्टोरी की फ्लो जो ना उसको अगर थोड़ा अप्रिशिएट करें तो डीलिंग से ही आगे चला है मामला। एक्चुअली ये देखिए ए वाज द ओरिजिनल पर्सन जिसने कि इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो खुद से जनाब ड्रॉर भी बन गया, पे भी बन गया, और बी जिनसा है इसने ये इसका जनाब डेटर था, इसने कहा पुत्र तू पैसे देने ने हो, तो उसके लिए उसने ड्रॉ ये सेप्टर उसको बना लिया, उसने कहा जी बिल्कुल जी ये लें जनाब इंडोर्स, मैं आपको जनाब एक्सेप्ट करके देता हूँ जनाब, आप मैं ही पेमेंट करूँगा। ए ने फिर आगे जनाब ये बी को अगर दिया है, सॉरी ए ने आगे सी को ये दिया है, तो इसने कोई तरला वास्ता मिन्नत जो इसको की होगी, डीलिंग की होगी जो सी को इसने इंस्ट्रूमेंट दिया, और सी ने आगे जनाब को इसको डी को जो है वो एक लालच दिया होगा, उसको समझाया होगा कि यार ये अच्छे लोग हैं और इंशाल्लाह आपको पेमेंट हो जाएगी, इसके साथ में इसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है तभी अगला शख्स इंस्ट्रूमेंट को वसूल करेगा, वरना इंस्ट्रूमेंट फर्दर आगे कोई नहीं लेता है। मतलब कैश में किसी ने पैसे लेने हैं, आप उसको जनाब अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा रहे हो तो वो जनाब कहेगा भाई मुझे पैसे दो यार, ये क्या तुम कागज का टुकड़ा पकड़ा रहे हो, आपको कोई जनाब उसको गोली करानी पड़ती है, उसको जनाब समझाना पड़ता है कि भाई ये मतलब पैसे नहीं है मेरे पास, तुझे पेमेंट चाहिए तो ये इंस्ट्रूमेंट मुझसे वसूल कर। तो डी ने भी आगे ऐसे ही ई के साथ डीलिंग की होगी, तो एक्चुअली ये डीलिंग में ही यहाँ तक पहुँचा है। और ई ने अगर फर्दर जनाब जो मेरी कहानी में जैसे हम बात कर रहे थे कि ई ने अगर सी से पैसे क्लेम किए हैं तो एक्चुअली सी की इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंडोर्समेंट मौजूद है, तभी उसने सी से रब्ता किया कि भाईजान आप इंस्ट्रूमेंट को आगे चलाते चले जा रहे हो, इसके ऊपर आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि ओरिजिनल पार्टी जो बी है उन्होंने पेमेंट करने से इनकार कर दिया है और ए भी पेमेंट नहीं कर रहा। ये बोलते चले जी वो अगर ऑनर नहीं करते तो मैं जनाब कारोबारी आदमी हूँ, मैं अपनी साख पर बर्बाद नहीं करना चाहता, इंडोर्समेंट है, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे दे दे। तो एक्चुअली फिर अगर इसके पास इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, इसने शिकवा शिकायत करनी है, तो ये शिकवा शिकायत अपने से बाद वाली पार्टी से नहीं करेगा, क्योंकि इसे करेगा तो ये कहेगा भाई तूने ही तो मुझे दिया था, मैंने ही आगे ई को दिया है। इसका शिकवा शिकायत अगर बनता है तो अपने से प्रायर पार्टी से बनता है, एंड सीक्वेंस इज द सेम कि ये उनसे ही क्लेम कर सकता है, अपने से सब्सिक्वेंट पार्टी से क्लेम नहीं कर सकता। ये दोस्तों लायबिलिटी का चक्कर था, ये इस तरह से एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लायबिलिटी है जो कि हम देखते हैं। अब जनाब खास जो एक टॉपिक है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे जनाब रोजमर्रा प्रैक्टिस के एतबार से, और वो है क्रॉसिंग ऑफ ए चेक। बिफोर वी मूव ऑन, लायबिलिटी का जो आपने बताया है जॉइंट एंड सेवरल है, अब प्रिंसिपल और श्योरिटी को डू आई हैव टू सू द प्रिंसिपल डेटर कि मैं आई कैन गो आफ्टर द श्योरिटी अलोन एज वेल? जी देखें, जब जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का जिक्र आता है तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी में एक क्रेडिटर जो सा होता है उसकी ऑप्शन होती है whether to sue them or to separately pursue them। तो इकट्ठे ही दावा करना, प्रैक्टिकली अगर एडवाइस करना हो किसी को तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि भाई दोनों के खिलाफ इकट्ठे ही दावा दायर करें आप, लेकिन ऑप्शन है कि आप जनाब डिफॉल्ट के बाद प्रिंसिपल डेटर को पकड़ लें या श्योरिटी को पकड़ लें। श्योरिटी का एक्चुअली कॉन्सेप्ट रखा ही इसलिए जाता है कि प्रिंसिपल डेटर जो है उसके ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा कि अगर प्रिंसिपल डेटर कल को पेमेंट नहीं कर पाएगा
तो ये बंदा है जनाब, शरीफ आदमी है, इसको हम काबू कर लेंगे। एंड दैट शरीफ आदमी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज श्योरिटी, और उसको अगर काबू कर लेंगे तो उससे पैसे उनसे रिकवर किए जा सकते हैं। The reason I ask you this is कि for example principal debtor श्योरिटी तो यही कहती है ना कि जी अगर वो नहीं देगा तो फिर ठीक है मैं दूंगा। हाँ, अब आप एग्जीक्यूशन के अंदर चले जाते हैं, उसकी आप प्रिंसिपल डेटर की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं, क्या आप श्योरिटी की डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक्चुअली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कि पहले प्रिंसिपल डेटर की होगी, उससे रिकवरी नहीं होगी तो फिर आप जाके आगे करेंगे? नहीं नहीं जनाब, बैंकिंग लॉज के हवाले से और जनरली भी कॉन्ट्रैक्टर की भी अगर हम बात कर लें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफॉल्ट। एक्चुअली डिफॉल्ट इज द ब्रीच, डिफॉल्ट इज द ट्रिगर जिससे जनाब बॉम्ब पूरा जनाब ब्रीच का दूसरा ना वो ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट के बाद फिर जनाब धुआं ही धुआं है, जो काबू में आए पकड़ ले। और काबू में आ गया अगर श्योरिटी, तो श्योरिटी की प्रॉपर्टी भी जनाब वो चाहे काबू करनी हो तो वो काबू की जा सकती है। श्योरिटी इज लायबल। डिफॉल्ट के बाद जनाब फिर श्योरिटी जो सा ये नहीं कह सकता कि जनाब प्लीज ठहरें जनाब, आप पहले प्रिंसिपल डेटर को तो पूछ लेना जनाब, उनसे बात नहीं करते प्रिंसिपल डेटर से, ना ही फ़ोन किया कभी आपने उसको, मेरे पीछे पड़े हुए। तो जी श्योरिटी इज़ लायबल और उसकी लायबिलिटीज उनसे ख़त्म नहीं होगी। एक्चुअली मैंने गारंटी के लिहाज से भी जो सा है वो आगे मैंने स्लाइड्स जो हैं वो बनाई हैं। तो आई वुड लाइक टू मूव ऑन। ये क्रॉसिंग ऑफ द चेक है दोस्तों जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि शायद अगर एक चेक को क्रॉस कर दिया जाए, जो क्रॉसिंग आमतौर के ऊपर इस तरह से दो पैरेलल लाइंस चेक के ऊपर लगाई जाती हैं, जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर चेक क्रॉस कर दिया जाए तो फिर जिसका नाम लिखा होता है ना उसके अकाउंट में ही ये पैसे जाते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं। एक चेक जिसको इस तरह से क्रॉस किया गया हो ये निगोशिएबल है, ये आगे किसी और को पैसों के एवज में दिया जा सकता है, ये अभी भी बेरर है, इसके ऊपर कोई लिखत पढ़त करने की भी जरूरत नहीं है। इट कैन बी गिवन टू दी अदर पार्टी। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कोई थोड़ा सा मैंने इसको स्किट सा बनाया इस तरह से कि फॉर एग्जांपल अहमद भाई जो हैं इन्होंने जनाब ये बेरर चेक था, मैंने इनको लिख कर दिया, क्रॉस कर दिया, अहमद भाई ने आगे मिस्टर ए को जनाब चेक दे दिया और मिस्टर ए से अगर मिस्टर बी के पास है तो चेक के एतबार से सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि चेक के ऊपर से पेमेंट आपको कैश में नहीं मिलेगी। आप चेक अगर क्रॉस है तो इसकी पेमेंट उनसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, जस्ट दैट रिस्ट्रिक्शन इज देयर, और किसी के भी अकाउंट में ये पैसे जा सकते हैं। मसलन बी जो है उसका अकाउंट जनाब ये इस तरह से इस बैंक में है, ब्लू कलर के बैंक में है, और क्योंकि चेक मैंने बना कर दिया है और मेरा बैंक जो सा है मैं भी कंप्लेन करता हूँ भाई पेज अकाउंट उन्होंने लिख कर दिया था, मियाँ साहब के अकाउंट में पैसे क्यों चले गए, और उधर कलेक्टिंग बैंक की भी शिकायत लग जाएगी जनाब। इसके लिए बैंकिंग मोहतसिब वगैरह ये सारे इदारे बने हुए हैं और उसमें कंप्लेंट की जा सकती है कि जनाब ये क्या हो गया, कैसे हो गया। बैंक इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। इस चेक के अलावा पेज अकाउंट ओनली वाले चेक के अलावा जनाब और किस्म की जो क्रॉसिंग है, जो दूसरी स्पेशल और जनरल क्रॉसिंग है, इनके पैसे अगर किसी दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं तो इसके लिए बैंक से पूछगिछ नहीं हो सकती। बैंक वाले जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बैंक इज ओनली रिस्पॉन्सिबल कि ये पेज अकाउंट ओनली वाला चेक जो है इसके पैसे इन्होंने किसी और के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किए। हाँ अलबत्ता आमतौर के ऊपर कभी ऐसा भी करते हैं लोग, जनरल क्रॉसिंग यहाँ पर भी की है और साथ में बेरर भी काट देते हैं। अगर बेरर काट दिया गया हो तो इसका मतलब भी यही है कि ये फर्दर अब आगे निगोशिएबल नहीं है, इसके पैसे सिर्फ अहमद साहब ही वसूल कर सकते हैं और कोई दूसरा शख्स इसके पैसे वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जनाब आगे बेरर ना इसको काट देने का मतलब यही है कि ये अब आगे यानी कि कबूतर जिसके पर काट दिए गए हैं अब ये उड़ नहीं सकता जी। इसमें खाली अहमद लिखा गया, अगर जिसका नाम अहमद है तो हर जगह अहमद के अकाउंट में जा सकते हैं। मतलब मेरे कोई एडिटिंग की खराबियां भी हैं, मैं आई एडमिट दैट। डेफिनेटली कोई नाम आइडेंटिफाइबल लिखा जाएगा कि जनाब जो कि वो पर्टिकुलरली जो सर आइडेंटिफाई हो सके, वरना अगर अहमद लिखा हुआ है आई डू कैरी दी मीनिंग, तो वो कोई भी अहमद होगा उसका अपने अकाउंट में डाल देगा। बैंक वाले भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हो, कहेंगे जी अहमद है, नाम ले अहमद लिखा हो, पैसे डाल दिए बस। कैश ही मिलेगा, ये उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया जी बिल्कुल, ये अकाउंट में जमा करवाएगा ये, जी बिल्कुल उसके अकाउंट में बिल्कुल बिल्कुल ये
हाँ, एक्चुअली ये क्रॉसिंग करने का बुनियादी मकसद एक सिक्योरिटी लॉक लगाना ही होता है। सिक्योरिटी लॉक लगा दिया, जैसे आप साइकिल को सिक्योरिटी लॉक लगा देते हैं कि जनाब भी जड़ा भी जाएगा घसीट के ले जाएगा, सारे ट्रैक के निशान होंगे, से पीछे चले जाएंगे, मतलब कुछ तरह से ये भी एक सिक्योरिटी लॉक है जो लग जाता है कि ट्रैक हो जाता है कि ये चेक जो है इसके पैसे गए कहाँ। ठीक है, कैश में तो जनाब काउंटर पे रखा चेक, जनाब उधर पेमेंट कोई भी निकलवा लेगा, क्योंकि बेरर लिखा हुआ ना, हामले हाजा, जिसके पास है वो पैसे क्लेम कर लेगा। अच्छा, इसमें एक और जैसे आपने कहा ABC, क्रॉस चेक क्या है कि BC को जब चला जाता है जी जी, पहले B के अकाउंट्स में आएगा फिर C के अकाउंट्स में जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये देखिए मैंने जो यहाँ पे खास एक आपको इसको सीक्वेंस जो बताया कि फॉर एग्जांपल अहमद के पास ये चेक है और ये क्रॉस चेक था, मैंने अहमद को लिख कर दिया, अहमद जो है इसने ये चेक ए को दे दिया, अहमद ने ए से कुछ चीज़ें ख़रीदी होंगी, कोई जनाब उससे LCD TV ख़रीद लिया, कोई उसको जनाब ये कहा कि भाई यार ये चेक है आप कैश करवा लेना, ए ने आगे जनाब बी को दे दिया कि भाई वो आया था दुकान पर बुराई करने के लिए, तो उसने कहा यार ये मुझे आज पैसे तो नहीं मिले, माल मैंने ज़रूर बेचा है, ये चेक आया है ये तू रख ले, तो ये पैसे मंगवा ली। ड्यू डेट के ऊपर ये चेक जो सा था बी ने अपने अकाउंट में जमा करवाया। यहाँ पर ये देखिए मैंने हाईलाइट किया कि बैंक का जो अकाउंट है ये बी है, ये ए और अहमद दे आर नाउ आउट ऑफ द पिक्चर, उनका इससे सरोकार नहीं है। अब ये बी होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो शहजादा जो पेमेंट लेने का हक रखता है, और वो जनाब अपने अकाउंट में ये चेक जमा करवाएगा, और ये अपने अकाउंट में जब पैसे चेक जमा हो गया तो इसके बैंक वाले फिर ये चेक जो है ना वो मेरे बैंक में भेजेंगे, और मेरे अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं 1 लाख रुपया वो जनाब ये इधर से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो वो अपने उस अकाउंट में से पैसे जो है ना वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो कैश काउंटर पर वसूल नहीं कर सकता, सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन है, और एक लॉक लग जाता है, एक सिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसको हम अगर कैश लिखते हैं तो लेन देन हम कैश, हाँ फिर सब करें बेटर जी, कैश लिखा भी हो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, उसकी वजह यह है कि साथ में बेरर भी तो है। ठीक है, कैश भला कोई किसी का नाम होता है ना, सही बेरर तो है, बेरर होने के नाते से कोई भी शख्स वसूल कर सकता है, इसलिए बैंक वाले अगर कैश लिखा हो सेल्फ लिखा हो तो उसके ऊपर एतराज़ नहीं करते, बिकॉज स्टिल इट्स बेरर। लेकिन एक चीज तो है, अहमद का जब नाम लिखा गया है, हाँ हाँ स्पेसिफाई तो हो गया वो जी बिल्कुल, वो एक और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं ना, आप चेक के ऊपर सेल्फ लिख देते हैं या कैश लिख देते हैं, तो कैश तो कोई नाम नहीं होता या सेल्फ भी कोई नाम नहीं होता। तो मैंने उस सवाल का जवाब दिया उनको कि उसमें अगर वो कैश और सेल्फ बेशक नाम नहीं भी होते, लेकिन साथ में वो और बेरर भी तो होता है, तो बेरर होने का मतलब हामले हाजा, जिसके पास है वो पैसे ले सकता है। ठीक है, तो वो इस तरह से वो पैसे मिल जाते हैं, उसमें बैंक वालों को कोई एतराज़ नहीं होता, नाम की अहमियत नहीं रहती। नाम की अहमियत अगर हो सकती है तो वो कोई इस तरह के चेक में हो सकती है जैसे कि पेज अकाउंट होंगी, तो इसमें नाम की अहमियत है क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे जाने, इसके अलावा और किसी के अकाउंट में पैसे नहीं जाने। अभी आपने कहा कि अगर बेरर भी काट दिया जाए तो वो जी बिल्कुल, वैल्यू वही हो जाएगी जो इसकी वैल्यू, बिल्कुल सही, मैंने ऐसे ही कहा, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग जनाब मैंने इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो डिस्कशन थी उसमें ऑल्दो के और भी बेशुमार बातें जो की जा सकती हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू कंटेन माई सेल्फ टाइम रिस्ट्रिक्शंस उनसे उसको सामने रखते हुए, तो मैं फर्दर आगे जिनसा है जो ख़ास एक डॉक्यूमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है जनाब लोन हासिल करने के लिए, वो है गारंटी। सर आपकी इजाज़त से बिफोर वी मूव फॉरवर्ड सिर्फ ये पॉइंट आउट ब्रीफली कर दीजिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और नॉर्मल आपने किसी और से बंदे से लिखवा लिया, फ़ायदा क्या है? एक तो नेगोशिएशन वाला लॉ कैसे इससे कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कोई अलग तरीके से डील करता है? आप कह रहे हैं वगैरह कि आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, रेगुलर सूट जमा करवाएंगे, ये कोई अलग तरीका है? नहीं, देखिए जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी जनाब पर्टिकुलर लैंग्वेज है, बाकायदा से जनाब उस लैंग्वेज के साथ ही अगर आप लिखेंगे तभी वो इफेक्टिव होगा। अगर उस लैंग्वेज के साथ में नहीं लिखते, अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो उससे वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं बनता है।
तो आपने जब वो इंस्ट्रूमेंट बना लिया इन इट्स कंप्लीशन, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया, नाउ दिस इज अंडर ए स्पेशल लॉ कि इसको ट्रीट किया जाएगा, एंड दैट स्पेशल लॉ इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसको बोलते हैं। और डेफिनेटली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के खास तौर के ऊपर जो अंडर द लॉ जुरिस्डिक्शन बनाई गई है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनाई गई है। अगर आप जनाब पैसे रिकवर करना चाहते हैं, अगर कोई बैंक है जिसने कि जनाब प्रॉमिसरी नोट के ऊपर से पैसे रिकवर करने हैं, तो बैंक होने के नाते से जनाब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जनाब अपने जनाब ख़ास उसका घर बना हुआ है जनाब बैंकिंग कोर्ट्स, वहाँ पर जाके केस फाइल करेगा। और अगर कोई प्राइवेट पर्सन को जनाब बनाकर दिया गया है, तो वो अगर प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर से पैसे वसूल करना चाहता है तो उसकी जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल लेकिन करेगा। इसका ये भी फायदा है ना जी कि इसको कहते हैं, इसका सीपीसी के अंदर एक अलग प्रोसीजर दिया गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। लीव वगैरह का सारा होगा, बिल्कुल वो एक समरी प्रोसीजर होता है जी, बिल्कुल जी हाँ, ऑर्डर 37 के तहत जनाब ये समरी प्रोसीजर के तहत जो है वो उस लिहाज से एक बेहतर सिक्योरिटी है। बिल्कुल बेहतर सिक्योरिटी ज़रूर है, बट वी नो कि अदालतों में जिस तरह से मामला चलते हैं। लॉ ऑफ गारंटी इन लोन डिस्बर्समेंट बाय बैंक्स। अब जनाब गारंटी के हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे अहमद भाई भी जनाब वो गारंटी के हवाले से कुछ सवाल दो कर रहे थे, तो मैंने उनको होल्ड किया था कि भाई ये आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जी गारंटी जनाब इसमें ख़ास तौर के ऊपर क्रेडिटर बैंक जिनसे हैं उनके पास अगर कोई शख्स एक आया है उधार पैसे लेने के लिए, जिसको क्रेडिटर बैंक ने जनाब उधार पैसे दे दिए हैं, जिसकी वापसी उस शख्स ने करनी है, और अगर वो वापस नहीं करेगा, मेरी इस कहानी में ए ने पैसे वापस करने हैं, और अगर ए पैसे वापस नहीं करेगा तो बी ने जिम्मेदारी ली है कि मैं ये पैसे वापस करूंगा। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है बाय डिफॉल्ट सेक्शन 126 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ इसको एट लेंथ से डिस्कस करना चाहता हूं कि ये ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट, देयर हैज टू बी 3 पार्टीज इन इट। एक प्रिंसिपल डेटर जिसने उधार पैसे लिए, दूसरा श्योरिटी जिसने जिम्मेदारी ली है कि प्रिंसिपल डेटर अगर डिफॉल्ट करेगा तो मैं पैसे वापस करूंगा, और तीसरा है वो बैंक या वो शख्स जिसने उधार पैसे दिए हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर। दिस इज ए ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें डिफॉल्ट के बाद इन दोनों की जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है। डिफॉल्ट किसने करना है? प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करना है। वादा किया था जी ए ने, मैं जनाब 10 तारीख को पैसे दे दूंगा, और अगर 10 तारीख तक उसने पैसे नहीं दिए, दैट इज कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट। उस डिफॉल्ट के बाद ए और बी ये दोनों जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। हमारे यहाँ पर बैंकिंग की प्रैक्टिस में जनाब क्या किया जाता है, जिस शख्स ने लोन लिया हुआ है उसी से पर्सनल गारंटी का डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया जाता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन इस तरह से करवाया जाता है, इसमें जनाब जो एक खास नॉर्मली जिनसी है, और वो ये है कि जनाब इसमें 2 पार्टीज और कोई शख्स अपनी गारंटी नहीं दे सकता। ये जो सेक्शन 126 जो है इसके तहत गारंटी अपनी तो हर कोई देता है जनाब, मैं कसम खाता हूँ जनाब पैसे दे दूंगा, लेकिन जनाब यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, जिसने जनाब कार फाइनेंसिंग करवाई है उसी से पर्सनल गारंटी का डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया जाता है। जनाब लोन जो देने वाला है वो बैंक है, और जो लोन लेने वाला है वो जनाब कस्टमर है, और कस्टमर ही अपनी गारंटी दे रहा है कि भाई मैं जनाब कसम खाता हूँ पैसे दे दूंगा। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। एक्चुअली लॉ जो रिक्वायर करता है वो ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट है, 3 पार्टीज होंगी, इसमें एक शख्स जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं वादा करता हूं कि अगर जनाब प्रिंसिपल डेटर अपने पैसे वापस नहीं करेगा तो मैं ये पैसे वापस करूंगा। सर मैं अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दे देता हूं तो इसमें मैं थर्ड पार्टी को नहीं लाता। हाँ तो दोनों हो सकते हैं ना सर? जी, अगर आप अपने जनाब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के जो दे देते हैं और उसको एज ए सिक्योरिटी जनाब वो रखवा रहे हैं, तो वो मॉर्गेज कर रहे हैं। तो मॉर्गेज एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है ये पर्टिकुलरली इसकी अगर हम बात करें इन इट्स वेरी एसेंस, अगर हम इसको देखें तो इन इट्स वेरी एसेंस दिस इज ए ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट। 3 पार्टीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और तीनों के लिहाज से जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको श्योरिटी के एतबार से देखने की जरूरत होती है कि श्योरिटी ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर जिम्मेदार होगा।
और डिफॉल्ट के बाद इन दोनों की जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। अच्छा जनाब, ये कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है स्पेसिफिक गारंटी और दूसरा है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में जनाब ये देखा जाता है कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर इन दोनों के दरमियान सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि होने जा रही हैं। अक्सर होता है इस तरह से कोई कारोबारी लेन देन है जी, उसके लिए एक श्योरिटी ने जिम्मेदारी ले ली है कि जनाब ये इनका जनाब ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस है जी, और इनको जनाब रेगुलरली जो सा है वो लोन की फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती है जी, इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करना होता है जनाब एक वीक की ट्रांजैक्शन को दूसरी वीक की ट्रांजैक्शन में। तो जनाब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आप इनके साथ कारोबार करें, आप इनके साथ जनाब काम करें। बैंक वालों को जनाब ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप इनके साथ काम करें, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि पर्टिकुलर टाइम के लिए या पर्टिकुलर कोई एक अमाउंट के लिए, तो जनाब मैं अगर ये डिफ़ॉल्ट करेंगे तो मैं पैसे दूंगा। तो इस तरह से जनाब को स्टॉक ब्रोकर है वो जनाब क्या करता है कि बैंकों से लोन ले लेता है और अपनी वो जो कैरी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन उन्होंने करनी होती है, कोर्ट इसको बोलते हैं, वो ट्रांजैक्शन जिनसी हैं वो आगे अगले एक ट्रेडिंग पीरियड से दूसरे ट्रेडिंग पीरियड में ले जाता है, और जिसने जिम्मेदारी ली होती है वो इस सब के लिए जनाब अपने आप को जनाब वो बाकायदा हर वीक नहीं आएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, एक ही दफ़ा उसने गारंटी दे दी है तो फिर जनाब बैंक और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी उन तमाम ट्रांजैक्शंस के लिए जिम्मेदार होगा। आमतौर के ऊपर बैंक जनाब जब लोन देते हैं तो वो ये कॉन्टिन्यूइंग गारंटी साइन करवाते हैं। स्पेसिफिक गारंटी जो है वो बहुत कम ही है जो कि ऑब्जर्वेशन में आई है कोई साइन करवाई गई हो, कोई एक नॉवल्टी है या कोई रेयर इंसिडेंट है जिसमें कि जनाब ये स्पेसिफिक गारंटी साइन करवाई जाए, वरना आमतौर के ऊपर बैंक अगर लोन देते हैं तो उस लोन में जनाब वो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी साइन करवाते हैं कि इस शख्स के साथ में लेन देन हमारा चलता रहेगा, ये जनाब किस्तें देता रहेगा, और जनाब मज़ीद और भी जनाब इसने हमसे पैसे लेने हुए तो या हम रीशेड्यूलिंग करेंगे इसको जनाब, वो अगर दोबारा इसकी इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं तो ये सारा कुछ जनाब ये इसके लिए हम जो सा है वो एक कॉन्टिन्यूइंग गारंटी जो सी है वो साइन करवा लेते हैं, और श्योरिटी फिर वो उन सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस के लिए जिम्मेदारी जो सी है वो लेकर जनाब वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाता है। श्योरिटी के लिए अलहदा से कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए, सिर्फ क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को उधार पैसे देने हैं। ये बेचारा शरीफ आदमी जनाब जान पहचान के एतबार से जनाब इस तरह से अक्सर फंस जाता है। अब पर्टिकुलरली जो हमारे प्रैक्टिस के एतबार से जो बात है देखने वाली, और वो ये है कि जनाब एक श्योरिटी जो सा होता है उसको बचाना है हमने। श्योरिटी जो सा है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और अगर हमारा क्लाइंट कोई श्योरिटी है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आमतौर के ऊपर ऐसे हमें देखने को मिलता है कि जनाब को बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में वो जी फलाने आदमी ने पैसे देने जी, बड़ा खबीस आदमी जनाब पैसे लेकर बच गया जनाब, मुझे फंसा गया जनाब, मैं ऐसी जान पहचान जनाब थी, मैं मारा गया जनाब, एसी उसने लिया था जनाब किस्तों पर और मैं उसके साथ में जनाब उसके दफ्तर में काम करता था, उसने कहा यार ये साइन कर दें मुझे एसी मिल जाएगा तेरी मेहरबानी। तो अब जनाब किस्तें नहीं दी और जनाब वो मुझे मेरे ज़िम्मे पड़ गया, वो बैंक वाले मेरे पीछे आ गए हैं जनाब, बोलते हैं पैसे दें आप। तो इस तरह से जनाब माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह के हवाले से जो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि अक्सर जनाब जो लोग जो हैं एज ए श्योरिटी फंस जाते हैं। ए श्योरिटी कैन रिवोक हिज गारंटी फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इन ए कंटिन्यूइंग गारंटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टेक्निकली लॉ में ये जनाब अलाउड है कि एक श्योरिटी जनाब वो फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस के लिए अपनी गारंटी को रिवोक कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जनाब फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए, स्टॉक ब्रोकर जो है वो क्या करता है हर हफ्ते जनाब क्या करता है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बैंक वालों से जो ना वो पैसे उधार ले लेता है, क्या करता है जुमे वाले दिन उधार पैसे लेता है और मंडे वाले दिन जनाब ये पेमेंट कर देता है, और इस तरह से जनाब बैंक वाले इसके साथ चल रहे हैं, उनको जनाब इसमें 4 पैसे बचत हो जाती है। और इस सारी ट्रांजैक्शन के लिए एक शख्स ने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है कि मैं श्योरिटी हूँ, आप इसके साथ जनाब ये लेन देन कर लें और अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। 1 साल के लिए इन्होंने श्योरिटी ने जिम्मेदारी ली है, 3 महीने गुजरते हैं, ये बैंक को फ़ोन करता है, हेलो जनाब बात सुने, ये जनाब फलाना जो ब्रोकर था वो आपसे जनाब जो पैसे ले रहा है मेरी श्योरिटी है उसके लिए,
तो इसके कोई आउटस्टैंडिंग तो अमाउंट नहीं है इस वीक में जी, इस वीक में कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है, तो जी अगले वीक में अगर ये आपसे पैसे मांगेगा ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है जी। हाँ जी, मैं जनाब अपनी जिम्मेदारी सी है वो ख़त्म कर रहा हूँ। आज तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह का डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो मज़ीद आगे मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ जी। लेकिन आपने तो साल की गारंटी दी हुई थी दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये ख़ास एक एलिमेंट है, ये अंडर द लॉ अलाउड है कि कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को अगर एक शख्स फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए रिवोक करना चाहे तो रिवोक कर सकता है। Does this include a guarantee for a fixed time period as well? अगर आपने नहीं, एक नहीं, एग्जांपल दिया कि 1 साल से वो पहले अपनी कर रहा है, नहीं तो नहीं नहीं, वो कर सकता है कि अगर नहीं? इसमें एक कैच है, इसमें एक खास ना वो एलिमेंट है, वो आपने जरूर ज़हन में रखना है कि जो अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को फाइनेंस एडवांस कर दिया है और वो पैसे जनाब प्रिंसिपल डेटर एंजॉय कर रहा है, उसकी रीपेमेंट के बाद से जनाब अगर श्योरिटी तंग पड़ जाता है और बोलता है भाई मैं हाथ उठा गया, मैं अब जिम्मेदार नहीं हूँ, सॉरी ऐसे नहीं, जो चले गए हुए पैसे चल फिर वही वापस कर दे, आइंदा के लिए फिर जनाब अपनी गारंटी को तुम रिवोक कर लेना। दिस कैच हैज़ टू बी देयर। मतलब ये नहीं है कि मैं इसको एक और मिसाल देकर हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर कोई एक साहब हैं, उन्होंने जनाब घर जुनसना किराए पर लिया है और ये घर जुनसना उन्होंने किराए पर लिया है 2 साल के लिए, और माहाना किराया जुनसना है ये मालिक मकान को देते रहेंगे, इसकी जनाब किसी एक और शख्स ने गारंटी दे दी। मसलन अहमद ने अगर जनाब फ़र्ज़ कर लीजिए घर किराए पर लिया है और जनाब मेरी ही लोकेलिटी में घर किराए पर लिया है और मालिक मकान से इन्होंने एग्री कर लिया है कि मैं आपको ये 2 साल के लिए जनाब जो किराए पर ले रहा हूँ बाकायदगी से किराया देता रहूँगा, और अगर अहमद ने किराया वापस ना किया तो मैंने गारंटी दी है अहमद की कि अहमद अगर किराया नहीं देगा तो मैं दे दूँगा। अब जनाब अहमद अगर क्या करते हैं 2-3 जनाब वो रेंट दे देते हैं महीनों में और फिर उसके बाद से डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, फिर 2-3-4 महीने जनाब ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, जो मालिक मकान था वो मेरे पीछे आता है, असद साहब गारंटियाँ देते फिरते हैं, निभाएं भी, पैसे दें। मैं क्या करता हूँ अहमद साहब के जो पैसे हैं वो मैं दे देता हूँ और देने के बाद बोलता हूँ भाई है मेरी माफ़ी, मैं आइंदा के किराए के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, सॉरी ये गारंटी इस तरह से रिवोक नहीं हो सकती। वाई? Because this is specific guarantee. This is not a continuing guarantee. ये continuing guarantee नहीं है। इसमें जो प्रिंसिपल डेटर यानी कि अहमद जो है इस कहानी में, उनको ये घर जो था वो किराए पर दे दिया गया है। या तो जो एडवांटेज क्रेडिटर ने इनको दिया है वो मैं वापस रिस्टोर कर दूँ और कहूँ कि भाई आइंदा की हमारी जिम्मेदारी नहीं, और अगर वो मैं रिस्टोर नहीं कर सकता हूँ और जनाब इंस्टॉलमेंट्स में जो इन्होंने जनाब अपनी ड्यूटी पे करनी थी, जिम्मेदारी निभानी थी, वो अगर ये नहीं निभा पा रहे हैं तो उसके लिए मैं अगर जनाब पैसे दे देता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, मेरी जिम्मेदारी इंटैक्ट है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सही, एग्जैक्टली। अच्छा जनाब, ये इस तरह से ये कैंसिल की जा सकती है फ्यूचर की ट्रांजैक्शन से मतलब जनाब श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म कर सकता है किसी बैंक के साथ में अगर ट्रांजैक्ट कर रहा है। श्योरिटी एक और तरीके से भी डिस्चार्ज हो सकता है जनाब अगर बुलावा आ जाए, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी इन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। श्योरिटी की डेथ से कॉन्टिन्यूइंग गारंटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर स्पेसिफिक गारंटी हो वो नहीं ख़त्म होती। वो जनाब अगर डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट के लिए लायबिलिटी जिनसी है वो उसके एसेट से पूरी की जाएगी, लेकिन डिफ़ॉल्ट हैज़ टू बी डिफाइंड। डिफ़ॉल्ट से क्या मतलब है, मैं इसके लिए केस लॉ भी एक जनाब लेकर आया हूँ, तो इस अगली स्लाइड के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी इन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी ए श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम फ्यूचर ट्रांजैक्शन, लेकिन अगर उसकी डेथ जिनसी उसके बाद से उसके लवाकिन हैं, बट इफ श्योरिटी डाइज आफ्टर अराइजिंग लायबिलिटी देन लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज्ड श्योरिटी आर लायबल। ये मैंने अपनी तरफ से जनाब उसकी माँ और अगर बना दी है, ये वाली तो दादी लगती है, ओ व्हाटएवर बना दो, अगर शादीशुदा हो तो फिर ये वालदा बन जाती है ना, ठीक है। यू कैन मेक आउट योर माइंडसेट जो भी आपका। जी ये केस है जनाब 2009 CLC 1289, इसमें जनाब ख़ास तौर पे इसी चीज़ को डेथ को डिस्कस किया गया। मैं यहाँ से आपके लिए पढ़ता हूँ।
Death of surety before any direction or decree was passed for the recovery of the amount from the defendant effect. Such bond was the paramount document as rights and obligations of the surety could be determined on the basis of surety bond alone. In the present case, surety bond had been furnished for the payment of an amount which the court would determine against the defendant. No amount was determined against the defendant during the lifetime of the surety. Surety died before any direction or a decree was passed for the recovery of the amount from the defendant. Surety bond was to be construed strictly according to the terms mentioned therein. Liability of the surety to pay on behalf of the principal debtor as per the surety bond arose only where the decree was passed or the defendant was directed to make payment of the amount. Neither the defendant was directed to pay an amount nor the decree against the defendant was passed during lifetime of the surety. Decree was passed after the death of the surety would neither bind the deceased surety nor his legal heirs. तो जी ये वो प्रिंसिपल है, वो ख़ास असूल कि जनाब अगर उसकी डेथ हो गई है और अगर डिक्री नहीं पास हुई है तो जनाब इसमें फिर उसके लीगल एयर्स उनसे जिम्मेदार नहीं है। डिफॉल्ट अगर हो गया एक्चुअली दैट्स नॉट करेक्ट। डिक्री अगर नहीं पास हुई और डिफॉल्ट उसने कर दिया हुआ तो हाउ कैन यू टेक यू कैन रिटर्न कांट बी करेक्ट। वो तो फॉर सेक्शन 34 जब देने जाएंगे तो पूछेंगे नहीं आपसे कि बैंक का लॉकिंग देना आपने। जी बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, इसीलिए दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट इन दिस डिस्कशन। और ये एक जनाब जो केस लॉ था जो मेरे सामने आया और उसी के हवाले से ही जनाब मैं इसको एक मूड पॉइंट के तौर के ऊपर ही जनाब के सामने लेकर आना चाह रहा था कि यस दिस इज देयर एंड वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज दिस इज द प्रेसिडेंट, दिस इज लेड डाउन बाय द कोर्ट। प्रेसिडेंट तो सही है पर इट हैज टू डिफॉल्ट किया अगर जी तो उसकी मेरे पास कुछ नहीं है, 1 अरब का लोन की मैं छोटी दे देता हूँ, बैंक ने कैसे मेरी छोटी कबूल कर लिया? किसी चीज के किसी इंस्ट्रूमेंट के एवज किसी प्रॉपर्टी के वो फिजिकल प्रेजेंस के एवज करेगा ना, तो जब मैं चला जाऊंगा तो उससे नहीं। एक्चुअली जो श्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ना वो यही है कि एक जनाब मोतबर शख्स, एक ऐसा शख्स जो कि क्रेडिबल है और उसको जनाब उसकी बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेसमैन होने के नाते से जनाब एक साख है, रेपुटेशन है एंड ही वुड डू एनीथिंग टू सेव हिज रेपुटेशन। और ऐसे शख्स ने अगर जनाब जिम्मेदारी ली है तो फिर जनाब वो उसको ऑनर करते हैं बैंक वाले और लोन देते हैं। जी जी बिल्कुल वो एक वो गारंटी दे रहा ना जनाब मैं जिम्मेदार हूं। नाउ वी हैव टू सी दैट व्हेन दिस पर्सन्स लायबिलिटी अराइजेस, इस शख्स की लायबिलिटी जो सी है वो अराइज कब होती है? ऑन डिफॉल्ट इस पर्सन की लायबिलिटी अराइज होती है, सिंपल एंड स्ट्रेट, ये जनाब लॉ में डिफाइंड। अब जनाब अगर इसकी जनाब डेथ हो गई है लायबिलिटी अराइज होने के बाद तो फिर जनाब इसकी स्टेट से पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में जिसको मैं आपके सामने एक मूव पॉइंट के तौर के ऊपर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, इसमें इन्होंने ये पर्टिकुलर बात कही है कि वो फौत हो गया और डिक्री पास नहीं हुई थी और उसकी लाइफ टाइम में जनाब जो लायबिलिटी उनसे थी वो अभी एब्सोल्यूट नहीं हुई थी, जिम्मेदारी उसने ली थी लेकिन लायबिलिटी एब्सोल्यूट नहीं हुई थी। तो फिर अभी डिफ़ॉल्ट जब नहीं है तो डिफ़ॉल्ट से पहले फिर जनाब वो लायबल भी नहीं है, अगर फौत हो गया है तो फिर वो लायबल भी नहीं हो। दिस इज द बेसिक रेशियो विच आई हैव टेकन आउट ऑफ इट। और इसमें लिखा हुआ अगर आप तीसरा जुमला पढ़ें, इन द प्रेजेंट केस श्योरिटी बॉन्ड हैड बीन फर्निश्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट व्हिच द कोर्ट वुड डिटरमिन अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अगर आपकी श्योरिटी के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई जो कोर्ट डिटरमिन करेगा मैं वो अदा करूंगा, then perhaps you can distinguish it on that basis, but generally तो it's liability के साथ ही होगा ना, to travel with the further आगे। Because इसको अगर वो जिंदा होता तो अपनी जिंदगी में शायद उस केस को परसू करते हुए अपने को ऐसी शहादत दे सकता था कि जिससे कि वो लायबिलिटी जिनसी है वो इवन टू दैट एक्सटेंड। मैं एक श्योरिटी की लायबिलिटी के एतबार से अगर बात करूँ, मैं आगे चलता हूँ फर्दर, आई वुड लाइक टू सेव पर्टिकुलर टाइम एज वेल, और वो उसमें ख़ास तौर पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इवन अगर जनाब डिफ़ॉल्ट होने से पहले श्योरिटी इंसॉल्वेंट भी हो जाता है
अगर डिफॉल्ट होने से पहले श्योरिटी इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, इवन देन क्रेडिटर कैन नॉट क्लेम अगेंस्ट श्योरिटी बिकॉज देयर इज नो डिफॉल्ट एज येट। अभी डिफॉल्ट है ही नहीं, डिफॉल्ट होगा तो श्योरिटी जिम्मेदार होगा, वरना श्योरिटी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा जी, ये डिस्कशन जो है उसको मैं आगे फर्दर एक और पॉइंट के बाद से लेकर चलना चाहता हूँ कि क्रेडिटर बैंक जो सा है वो अगर जनाब एक प्रिंसिपल डेटर के साथ पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जनाब वो उसको एक फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए श्योरिटी ने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है, तो अगर वो एक पर्टिकुलर जनाब बिजनेस जो सा है उसमें अगर वो रेगुलरली ट्रांजैक्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस को अगर चेंज कर लेते हैं इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, then surety is also discharged from his liability। उसने जनाब जिस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लोन दिया था वो पर्टिकुलर बिजनेस पार्टीज ने खुद से चेंज कर लिया है। बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। दैट इज ऑल्सो ए पर्टिकुलर पॉइंट जो कि हम जनाब किसी एक अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए जनाब बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। Rescheduling would also be included in this 133 का benefit? जी, ये जनाब इसमें भी पर्टिकुलरली मैंने ये केस लॉ दूसरा था वो इसी तरह से वो निकाला भी हुआ है और उसमें भी यही क्वेश्चन दूसरा था वो जो आपके ज़हन में है वो भी देखा गया था। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट अवेलेबल टू द श्योरिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट 1872 कुड बी वेव्ड बाय द श्योरिटी। स्कोप क्वेश्चन बिफोर द हाई कोर्ट वाज at to where in a suit for recovery under the Financial Institution Recovery of Finance Ordinance 2001, surety/guarantor would be bound by the terms of the guarantee in case of variation, composition of loan or the terms of repayment. Held that if variation or composition of a loan or time as to its repayment was allowed by the creditor to the borrower and the consent/assent in advance to the same were given by the guarantor in the letter of the guarantee subsequent to the date of the guarantee, such variation, composition, extension or change or indulgence being within the contemplation of the parties at time of execution of guarantee did not affect discharge of surety guarantor from obligation under the guarantee. Such surety continued to be bound by the terms of the guarantee despite enlargement of time, composition and variation between the creditors and the principal borrower. Right available to the surety under the contract of 1872 could be waived by the surety. In consideration of the renewal/restructuring of the facility, the guarantor may execute a new guarantee. However, without prejudice to such effect, if it is assumed that no guarantee was executed, even then the surety remained bound for repayment of finance facility along with the principal debtor. लुबे लुबाब जो है सारी कहानी का और वो यही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त में उन्होंने ये तय कर लिया है कि सब्सिक्वेंट जनाब जो भी वेरिएशंस होंगी उसके लिए जनाब ये श्योरिटी जिनसे जिम्मेदार होगा, तो वो जनाब उसके लिए फिर बाउंड है और वो अपनी लायबिलिटी को एस्केप नहीं कर सकता। फर्दर आगे जनाब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के लिए जनाब अगर टाइम जो सा है वो एक्सटेंड कर दिया गया है और इस टाइम की एक्सटेंशन को भी वेरिएशन कंसिडर किया जाता है, ऑल्दो इट गोज इन फेवर ऑफ द श्योरिटी, ये श्योरिटी को भी इसका एडवांटेज हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट जो सा है इसमें श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाए। और इसमें जो एक पॉइंट है और वो ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके हवाले से जनाब जो केस लॉज उनसे हैं वो देखे जा सकते हैं और पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटजी जो सी है वो क्लाइंट की प्रोटेक्शन के लिए बनाई जा सकती है। इफ क्रेडिटर इम्पेयर्स श्योरिटीज रेमेडी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। मैं इसको एक कहानी के अंदाज में यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर हाईलाइट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रिंसिपल डेटर है इसने फर्ज कर लीजिए कि ये कोई ज्वेलरी वगैरह है जो बैंक के पास प्लेज करवाई हुई थी और ये उसी डेट के लिए ज्वेलरी प्लेज करवाई गई थी जिसके लिए श्योरिटी जनाब जिम्मेदार था। अब जनाब कल को अगर ये क्रेडिटर डिफॉल्ट कर जाने के बाद प्रिंसिपल डेटर के श्योरिटी से पैसे मांग लेता है कि भाई पैसे दो और श्योरिटी ये पेमेंट कर देता है, वेयर दिस ज्वेलरी वुड गो, ये ज्वेलरी जनाब ये वापस जनाब प्रिंसिपल डेटर के पास नहीं जाएगी बल्कि ये ज्वेलरी जो सी है वो श्योरिटी के पास आएगी।
कि श्योरिटी इस ज्वेलरी को अब इस्तेमाल कर सकता है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, अपने जनाब जो उसने पैसे प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर दिए हैं उन पैसों को रिकवर करने के लिए। नाउ इफ समथिंग इज डन बाय द क्रेडिटर बैंक which impairs this remedy of surety against principal debtor, अगर ये जो चीजें थी इनको जनाब कोई बैंक वालों ने बदतमीजी की है, औने पौने बेच दिया है या कहीं गुम कर दी है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, गुम कर दी है, तो ऐसे में जनाब केस लॉ भी मौजूद है, केस लॉ भी है कि जिसमें कि गुम कर दी हो तो उसमें फिर श्योरिटी जो सा है वो लायबल नहीं रहता, श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, कि ये क्रेडिटर की अपनी बदतमीजी की वजह से जनाब ऐसा हुआ। To the extent of the security. To the extent of the security, बिल्कुल to the full amount. बिल्कुल to the extent of security, बिल्कुल सही, ये आपने इसको जो क्वालिफाई किया अहमद, बिल्कुल सही क्वालिफाई किया कि ये जिस हद तक की वो सिक्योरिटी थी उसकी वैल्यू की हद तक जनाब श्योरिटी जो है अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई एक शख्स जनाब वो अगर अपने पास मतलब कोई मुलाजिम रखता है और उसकी मुलाजमत के बाद से जनाब किसी ने गारंटी दी हुई थी कि अगर ये जनाब आपके पास मुलाजमत के दौरान में कोई जनाब बदतमीजी करे, कोई आपका जनाब सामान तोड़े, कोई आपके पैसे लेकर भाग जाए, मैं जिम्मेदार। और फिर जनाब आपकी जिम्मेदारी भी यही होगी कि आप इसका जनाब अकाउंट ना इसकी जनाब जेबें शेबें चेक करके रखनी है आपने भी इसको जनाब ज़्यादा छूट नहीं देनी यहाँ पर कि आप बिल्कुल इसको ना घर की चाबियाँ या लॉक की चाबियाँ वगैरह देकर चले जाओ। ये जिम्मेदारी किसकी लगाई गई थी? ये जिम्मेदारी लगाई थी क्रेडिटर की कि वो इस तरह से प्रिंसिपल डेटर के ऊपर चेक भी रखेगा, और श्योरिटी ने अपनी जिम्मेदारी ली हुई थी कि इसके बावजूद अगर वो कोई बदतमीजी करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अब जनाब क्रेडिटर ने तो इस तरह से चेक रखा नहीं और ये प्रिंसिपल डेटर मौका पाकर वहाँ से जनाब पैसे लेकर भाग जाता है, और कल को जनाब प्रिंसिपल डेटर के इस तरह से नुकसान पहुंचाने पर क्रेडिटर को बोला जाता है, सॉरी वो श्योरिटी को कहा जाता है जनाब पैसे निकालें, और श्योरिटी बोलता है कि भाई आपने ये इंतजाम किए हुए थे, और नहीं जी वो तो नहीं किए हुए थे, तो फिर ऐसे में श्योरिटी जिम्मेदार नहीं होगा और श्योरिटी विल बी प्रोटेक्टेड इन दिस सिचुएशन। तो जी ये कुछ जनाब कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी के बाद से हमने डिस्कशंस की कि जिससे कि एक श्योरिटी को जनाब हम बचा सकते हैं। मज़ीद मैं आपको जो और हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसमें कोई इंडेमनिटी की ट्रांजैक्शन है, प्लेज की और हाइपोथिकेशन की ट्रांजैक्शंस हैं। आई वुड बी वेरी ब्रीफ इन इट कि ताकि हम अपने ये आज के जो टॉपिक है इसको कंक्लूजन की तरफ लेकर चल सकें। तो जी बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है जो एक डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है जिसमें पर्टिकुलर जनाब जो करैक्टर्स हैं वो इंडेमनीफायर है और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर इज द पर्सन जिसके नुकसान की तलाफी की जानी है, और इंडेमनीफायर इज द पर्सन जिसने नुकसान की तलाफी करनी है। अक्सर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में भी जनाब इस तरह से इंडेमनीफायर जो है वो जनाब जिम्मेदारी ले सकता है इंडेमनिटी होल्डर के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी में ख़ास जो डिफ्रेंसिएशन की जाती है वो इसी पॉइंट के ऊपर की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक्चुअली ट्राईपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज हैं, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। मज़ीद भी बात की जा सकती थी, मैं और भी ज़हन में सोच के आया था, लेकिन दिस टू कंस्ट्रेन टाइम मैं आगे चलना चाहूँगा। प्लेज के बारे में बात करना चाहूँगा। प्लेज इज़ फॉर गुड्स, चीज़ें हैं जो एज ए सिक्योरिटी जनाब रिक्वाई जाती हैं। बाहर के मुल्कों में इस तरह से कोई पान शॉप्स भी होती हैं जहाँ पर आप जनाब चीज़ें प्लेज करवा कर उधार पैसे ले लेते हैं। पर्टिकुलरली प्लेज की जो डेफिनेशन है, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स is to provide a security for a loan or for fulfillment of an obligation. Such a bailment is called pledge. Pawn or pledge is a bailment of personal property as a security for some debt or engagement. तो जी ये इस तरह से ये प्लेज से मुतल्लिक जनाब ये एक डेफिनेशन ख़ास जो हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, ताकि इसको मैं कंक्लूजन की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, और वो ये है कि पानी हैज़ राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स बट एज वेल एज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस। चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए जो खर्चा वगैरह भी आता है उसके लिए भी चीज़ें अपने पास रिटेन करके रखा जाता है।
एक पानी अगर जनाब चीज़ों को जनाब उसने अपने पास बड़ा सा रख लिया और डिफ़ॉल्ट हो गया और पानर ने पैसे नहीं दिए, तो पानी इन चीज़ों को बेचकर अपने पैसे पूरे कर सकता है। लेकिन इसमें एक कैच है, और वो कैच ये है कि पानी जनाब पानर को नोटिस दिए बगैर जनाब ये चीज़ें नहीं बेच सकता। नॉटविथस्टैंडिंग कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी ये बात लिखी हुई हो, ये एक लिटिगेशन के एतबार से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि अगर, और इसके ऊपर केस लॉ भी है, मैं वक्त की शॉर्टेज की वजह से जो है ना वो लेकर तो आया हूँ, लेकिन मैं डिस्कस नहीं शायद कर पाऊँगा कि जनाब इसमें अगर नोटिस दिए बगैर बैंक ने चीज़ें बेच दी हैं, नोटिस किसको देना है? पानर को। पानर कौन है? जिसने कि अपनी चीज़ें जिनसी हैं वो एज ए सिक्योरिटी रखवाकर उधार पैसे लिए हैं, उसको नोटिस दिए बगैर भी अगर जनाब उसने चीज़ें बेच दी हैं तो जनाब ये वैलिड सेल नहीं है, बैंक वालों ने बदतमीजी की है और इसके लिए बैंक वालों से कंपनसेशन रिकवर की जा सकती है। और नॉटविथस्टैंडिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, यही बात लिखी हुई है जो हमने डिस्कस कर ली। मैं पर्टिकुलरली ये केस लॉ भी जो है वो लेकर आया हूँ, इसमें ख़ास तौर के ऊपर इस तरह का जिक्र था, आई वुड लाइक टू स्किप ऑन इट। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक ये ख़ास केस लॉ था जो मेरे नज़र से गुजरा और मैंने आज के लेक्चर के लिए इसको मतलब डिस्कशन का एक आपके लिए पॉइंट भी बनाना था। और प्रूडेंशियल रेगुलेशंस जिनसे हैं ये हैं जनाब जो ख़ास बैंक्स को हदायत की जाती हैं कि बैंक्स जिनसे हैं वो अपने जनाब कस्टमर जिनसे हैं उसके लिए जनाब मालूमात उससे अच्छी तरह से हासिल करेंगे और उसको अगर पैसे देंगे तो एक तरीके से ज़ाब्ते से पैसे देंगे, और अगर उसे रिकवरी भी करनी है तो वो तरीके और ज़ाब्ते से रिकवरी करनी है, और अगर वो तरीका ज़ाब्ता इन्होंने फॉलो नहीं किया देन दे हैव टू सफ़र। बैंक वालों को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। जो पर्टिकुलर जनाब ख़ास तौर के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं अपने इस बैंकिंग बिजनेस को इस तरह से कंट्रोल करने के लिए, दोज आर कॉल्ड प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस ख़ास तौर के ऊपर कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए जनाब ये बनाए गए हैं। ख़ास तौर के ऊपर इसके भाई ये केस है उमर ताब बंदयाल साहब की, ये जजमेंट है, इसमें ऑटो फाइनेंस का जिक्र है। कंज्यूमर impugned action of respondent bank whereby his car finance loan was terminated a few months after the disbursement of loan and he was asked to pay an amount for delivery of the vehicle to the petitioner. Contention of the petitioner was that the action of the respondent bank was in violation of the prudential regulations for consumer finance issued by the State Bank of Pakistan. Validity termination of auto lease was effected without notice and without the case of the petitioner incurring classification under regulation 14 of the said prudential regulations of consumer financing, State Bank of Pakistan. Termination letter was not preceded by any notice in terms of regulation 6 of the prudential regulations of consumer finance, and the specific default period of 90 days as per the said regulations was not attracted to the present case, and the repossession of the vehicle was thereafter contrary to the said regulations. Conduct of the respondent bank also had an element of malafide and coercion, and there was a failure of the respondent bank to confront the petitioner with his specific default and with the means to cure the same. High Court directed the State Bank of Pakistan to probe the transaction and dealing of the respondent bank in order to determine a suitable compensation for the petitioner and to make appropriate action against the respondent bank. Constitutional petition was disposed of accordingly. ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जनाब ये मैटर जो है वो बैंक के अगेंस्ट में टेकअप किया गया। दैट्स इट। मैं आज के लिए और भी बहुत कुछ था मेरे पास मटेरियल, लेकिन वक्त की कमी की वजह से और टाइम काफ़ी हो गया। एक क्विक क्वेश्चन जनाब से सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, वो ब्रीफली मेंशन प्लेज और हाइपोथिकेशन में क्या फ़र्क है? हाँ जी, प्लेज और हाइपोथिकेशन में जनाब पर्टिकुलर एक डिफरेंस है, मैं वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक्चुअली प्लेज की जो ट्रांजैक्शन होती है इसमें आप अपनी चीज़ें जो सी हैं वो एज ए सिक्योरिटी जो है वो क्रेडिटर के पास रखवा देते हैं।
पोजेशन ऑफ द गुड्स आर विद दी पानी, पानी के पास जनाब चीज़ों की पोजेशन है, जबकि हाइपोथिकेशन में चीज़ें जिनसे होती हैं वो जिसने उधार पैसे लिए हैं उसी के पास है, कस्टमर के पास। उसने जनाब क्या किया, अपनी मशीनरी को हाइपोथिकेट करवाकर उधार पैसे लिए हैं, तो वो मशीन चला रहा है। ये मशीन उसने बैंक के जनाब वो वेयर हाउस में नहीं रखवा दी, वो उसके अपने इस्तेमाल में। तो हाइपोथिकेशन इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें कि जी मॉर्गेज जिनसे होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के एतबार से होती है, और जो प्लेज है ये गुड्स के एतबार से होती है। और जो अगर गुड्स चीज़ें वगैरह जिनसी हैं वो आपने अगर एज सिक्योरिटी यूज़ की, थोड़ा सा बता दीजिए कार फाइनेंस करवाई थी और कार टर्मिनेट कर, हाँ जी, ये केस के फैक्ट्स जिनसे हैं ये पर्टिकुलरली आप ये साइटेशन भी नोट कर सकते हैं। ये केस के फैक्ट्स जिनसे हैं कुछ इस तरह से थे कि इन्होंने जनाब कार फाइनेंस करवाई, कार फाइनेंस करवाने के बाद उनको गाड़ी जिनसी वो दे दी इन्होंने, और एक दो किस्तें जिनसी हैं वो जनाब कोई इन्होंने जमा तो करवाई लेकिन थोड़ा डिले हो गया, तो उन्होंने क्या किया, कार इम्पाउंड कर ली, और कार इम्पाउंड जो कर ली तो उसके ऊपर जनाब इन्होंने जनाब पिटिशन में आ गए और इन्होंने कहा जनाब ये कैसे भाई, जो प्रोडेंशियल रेगुलेशंस के बाद से जो रिक्वायर्ड था, जो एक प्रोसीजर फॉलो करना, दे हैवंट फॉलोड दैट। और उसकी हाई कोर्ट ने फिर सख्त सर्जनिश की कि जो ये एक ख़ास अपना बैंकिंग का सिस्टम चलाने के लिए प्रोडेंशियल रेगुलेशन बने हुए हैं, आप उनको जनाब वो ऑब्जर्व किए बगैर आप लोगों को हिरासा करते फिर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप बैंक हैं और आपके अगेंस्ट में जनाब कोई एक अगर रेमेडी लेना चाहे तो वो ले नहीं सकता। इन्होंने ये इस हद तक वो चले गए थे कि इन्होंने गाड़ी जनाब पोजेशन लेने के बाद उन्होंने बेच भी दी। तो जनाब ये दिस पर्सन रियली सफर्ड इन दिस केस, और उसके लिए फिर उन्होंने खास तौर पे, लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि रिकवरी गलत थी, और कोर्ट ने ये नहीं कहा कि रिकवरी इनको गाड़ी वापस करो। कोर्ट अमूमन रिकवरी वगैरह हो लेने देता है, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। आपको प्रोडेंशियल रेगुलेशंस की जो वायलेशन के ऊपर नुकसान हुआ वो उसकी सलामी कॉम्पनसेशन आपको मिलेगी। कोर्ट ने ये नहीं बीच में गाड़ी नहीं मिल पैसे आपसे नहीं और गाड़ी वापस करो। गाड़ी क्योंकि अगर बोनाफाइड पर्सन को ट्रांसफर हो गई तो उससे तो वापस नहीं ली जा सकती। अगर दूसरा मूवेबल चीज में फ्लैट करवा तो बैंक जाके उसकी प्राइस गिर जाती है तो फिर नुकसान बैंक का होगा। नहीं, बैंक का नुकसान, देखिए ये चीज़ें जो सी हैं ये अगर बैंक ने अपने पास रखी हैं तो ये सिक्योरिटी है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, होता है ऐसे अक्सर जनाब। ये स्टॉक मार्केट्स में जनाब 2008 का क्राइसिस हुआ, कई बैंक जनाब ज़बानें बाहर आ गई थी उनकी। वो क्या हुआ कि जनाब जो शेयर जिनसे थे, जिनको उन्होंने अपने पास प्लेज करके उधार पैसे दिए हुए थे लोगों को, वो जनाब बिल्कुल मार्केटें कोलैप्स कर गई। वो मतलब कोड़ियों के भाव जनाब वो शेयर्स हो गए, और फिर जनाब उनके सारे प्रोडेंशियल रेगुलेशन ये वो सारे जनाब वो बैंकों को ना हमारे न्यारे हो गए थे। मतलब उनको मतलब स्टेट बैंक की तरफ से सख्ती से डंडा हो गया था कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो जी ऐसा होता है। अगर ऐसा है भी तो ऐसे में बैंक के पास सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ पैसे जो लेने हैं वो तो लेने ही, वो तो कर ही सकते हैं, वो तो उसके अलावा तो आप उनके खिलाफ केस कर देंगे। हाँ, ट्रू, उसमें टर्म्स वगैरह सारी लिखी होती है, लेकिन मेन एसेंस जो है ना वो यही है इसमें। जी इसमें प्रोडेंशियल रेगुलेशंस में अगर वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए रेमेडी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आप बैंकिंग कोर्ट से भी जिन समय एज ए कस्टमर जिन समय वो केस फाइल कर सकते हैं, और उसमें अगर जी स्टेट बैंक को भी शिकायत लगा सकते हैं आप, और कंज्यूमर होने के नाते से आप वो बैंकिंग मुअस्सिब के भी अगर अकाउंट होल्डर हैं आप, उसके एतबार से भी जिनसे ना वो आप केस फाइल कर सकते हैं। इवन क्रेडिट कार्ड के एतबार से भी मेरे पास एक केस था, उसमें भी जनाब क्या हुआ कि एक शख्स ने कंप्लेंट ये की, उसने डैमेजेस का केस फाइल किया कराची में और बैंक के ख़िलाफ़। उसने भी ये कहा कि जनाब मैं एक क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ था और ये क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करता रहा हूँ, फलानी जगह दुनिया फिरा हूँ, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड जहाँ पर भी मैंने लगाया अगो ना ही हुई है जनाब, वो जलील ही हुआ वहाँ पर मैं, और फिर मुझे इर्द गिर्द कोई यारों दोस्तों से जनाब को इंतजाम करना पड़ा है। तो इन्होंने तो जनाब मेरा जनाब इस तरह से बहुत मुझे एम्बेरस किया है,
और जनाब इस वजह से जो सा है ये मैं जनाब केस इनके खिलाफ फाइल कर दिया उन्होंने, और फिर उनसे उन्होंने कंपनसेशन मांगी। जी नहीं, but, हाँ, तो वो हो वो सकता है। उन्होंने अपने वो क्रेडिट कार्ड जब आपको दिया होता ना, तो उसके जो एक एग्जेम्पशन क्लॉज उन्होंने डाली होती है उसमें, सारे देखो। फोर्स मयोर को इस तरह से नाम। सर ये केस एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? कंज्यूमर कोर्ट्स क्या है? मैं वही पूछने लगा था बल्कि कंज्यूमर जी कंज्यूमर कोर्ट्स जी कंज्यूमर कोर्ट्स की रेमेडी भी अवेल की जा सकती है कि अगर आपको जो है जो उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह जो सी हैं वो दिए हैं, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में जो है वो अगर आपके जरा वो आती हैं सर्विसेज डिस्प्यूट भी चल हम- रहा है, नीचे हाँ। डिग्री पास हुई थी करके, बट मेरे ख्याल में शायद हाई कोर्ट के अंदर सस्पेंडेड है। हाँ, और क्योंकि खालिद महमूद खान साहब शायद कंसिडर कर रहे हैं कि बैंकिंग वाले में आ सकते हैं। बैंकिंग स्पेशल कोर्स होने के बावजूद भी कंज्यूमर में जाएगा। नहीं कंज्यूमर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना कि अगर पर्टिकुलरली हम बात करें ना इसकी गुड्स के हवाले से, तो कोई कार्ड्स और ये डेबिट क्रेडिट कार्ड्स जी सर्विसेज है उनकी। हाँ, तो सर्विसेज जैसे अहमद भाई ज़्यादा मुझसे अपडेट हैं इस मामले में, और आई वुड एंडोर्स हिज यू नो व्यू Arguable thing. उसमें कि जो है ना वो सर्विसेज को जो है अभी शायद इन्होंने नहीं, बिकॉज बैंकिंग मामलात के अंदर क्वेश्चन एक्चुअली यही आएगा कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दी हुई है बैंकिंग कोर्ट में, मगर बाद में सब्सिक्वेंटली एक स्पेशल लॉ आ गया है जिसके अंदर स्पेशल लॉ के अंदर सर्विसेज और इस नौइयत की चीज़ों की भी एक अलहदा फोरम दे दिया। उसमें ये लिखा हुआ दिस इज नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर लॉ, दिस इज एन एडिशनल रेमेडी विच इज़ अवेलेबल टू यू। अभी ये क्वेश्चन सेटल होने वाला है, मगर कंज्यूमर नीचे कोर्ट ने तो डिग्री पास की है जहाँ तक मेरी नॉलेज है एक बैंक के अगेंस्ट। सर एक डिग्री आई बिजली फ्री गैस के मीटर के ऊपर, हाँ। बिल के ऊपर, तो कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला दिया। जी बिजली तो गुड्स की डेफिनेशन में शामिल है ना। वो फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, असल में ये कंज्यूमर कोर्ट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अदारे। हाँ। वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट के तमाम अदारे जो उनसे इसमें नहीं आते कंज्यूमर में, इसलिए इसमें और कर रहे हैं। शायद एग्जाम्पशन है लिखी हुई है, मुझे उसके ऊपर जब कंज्यूमर कोर्ट का करेंगे तो कंज्यूमर कोर्ट्स में ना वो कंज्यूमर कोर्ट्स में खासतौर पे जो गुड्स की जब हम बात करते हैं ना, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये बिजली पानी ये यूटिलिटीज उसमें शामिल है। इसके अलावा भी अगर उस कंपनी की प्रेजेंस है, चाहे वो नेशनल कंपनी जैसे वो कराची में पंजाब के अंदर है, तो कराची में कोऑपरेटिव बिस्कुट कंपनी भावलपुर कोर्ट में केस दिया, तो उन्होंने कहा कि आप सुन नहीं सकते, आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो कंज्यूमर कोर्ट ने कहा था तो बिस्कुट दिया कराची में बेचिए, आज भावलपुर में ना बेचिए। आज चूंकि एक्ट में कोशिश यही कर रहा हूँ कि बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स और उसके ऊपर था, तो कंज्यूमर से दूर हट के मेरे ख्याल में काम मेरी कोशिश यही है कि इस पे किया जाए। देखिए आज हमारा 57th लेक्चर है, मगर अगर आप प्रैक्टिकली मेरे से देखें, मुझे हमारी खुशकिस्मती ये है कि दिस वाज, अगर आप प्रैक्टिकली देखें, प्रॉबली द मोस्ट यूजफुल अगर आप बैंकिंग साइड पे काम करना है, ठीक है। और आप ये भी हमारे से एग्री करेंगे कि हमारे लर्नड गेस्ट ने प्रॉबली सबसे ज़्यादा एफर्ट भी अगर किसी ने किया हुआ, आप प्रेजेंटेशन के अंदर देखे हैं, एनिमेशन भी मौजूद है, केस लॉ भी मौजूद है, और अभी वो और भी एक्चुअली जजमेंट्स देना चाह रहे थे। ना सिर्फ एक्चुअली असद भाई ने हमारा रिकॉर्ड जो सबसे आज़म नज़ीर तारक का सबसे लॉन्ग करने का रिकॉर्ड तो आज रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि आप सारों की अफेक्शन से लेके आज तक यूजफुलनेस, और आपका आई वुड क्लियरली से, मेरे तो एसोसिएट्स यहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं, कि you can make a career out of this particular presentation on the banking side, because these are the very fundamentals जो कि आपको समझने की बेशुमार ज़रूरत होती है और दोस्तों को नहीं मालूम होता। तो in the sense that the biggest compliment Lahore High Court Bar Association can give to a person इसको उनको डिटेल के अंदर बैठ के और रिकॉर्ड टाइम के लिए बैठ के अगर सुने तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, एंड यू विल सी कि टेक्निकल मामलात हैं, मगर सारे दोस्तों ने फिर भी जितने दोस्त हैं यहाँ पे मौजूद, उन्होंने डिटेल के अंदर बैठ के आपको सुना है। So sir, it was an honor for Lahore High Court Bar Association to have you here, and I will thank you for your time, and even more so for actually the kind education you imparted. आई एम ऑनर्ड। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि आई हैव लर्न ऑल दिस फ्रॉम यू, मतलब अपने सीनियर्स, अपने सब दोस्तों, सब कोलीग्स से मैंने लर्न किया है, और इट वाज नाउ माय टर्न कि मैं अगर ये सब कुछ इस तरह से मेरे पास ये मटेरियल अवेलेबल है, मैं मतलब क्योंकि जैसे बताया कि विजिटिंग फैकल्टी मेंबर भी हूँ और बैंकिंग के लेक्चर्स भी देता हूँ, और दूसरे भी कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ के बारे से भी, तो आई फील ऑब्लाइज्ड कि भी मैं ये रिटर्न कर सकूँ या आपके साथ शेयर कर सकूँ,
इट्स एन ऑनर फॉर मी, इट्स सिंबल। आज का लेक्चर दूसरा था, तो ये पे बैक टाइम था। मैं ये एफर्ट और भी जारी रखूँगा, और भी मेरे पास ऐसे कंटेंट्स होंगे, और भी कोई प्रेजेंटेशन होगी, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।